हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूजीसी ज्ञान बाय रुचिका। आज हम करने वाले हैं पेपर नंबर 2, कॉमर्स विद रिस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस, जिसका आज हम टॉपिक कवर करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यूजीसी ज्ञान बाय रुचिका में आपको पेपर नंबर 1 जर्नल प्लस पेपर नंबर 2 कॉमर्स कंप्लीट वीडियो लेक्चर अपडेट्स वगैरह प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज्वाइन कीजिए और अगर आपको नोटिफिकेशंस वगैरह बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को। देखिए, जितने भी इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं तो उनके कंप्लीट जितने भी कानून बने हुए हैं वो इसके अंदर आते हैं। जो भी सेक्शंस इसके अंदर बनाए गए हैं कानून के अंदर, वो सारे इसके अंदर आप मिलेंगे बिजनेस से रिलेटेड। तो देखिए, फर्स्ट आता है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। प्रिस्क्राइब द लॉ रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट्स इन इंडिया इज द की एक्ट regulating Indian Contract Act. The act is based on the principle of English common law. ये इंग्लिश कॉमन लॉ के ऊपर बेस्ड है। इट इज एप्लीकेबल, ये ऑल ओवर इंडिया में एप्लीकेबल होता है। और जो इसका एग्जिस्टेंस में ये आया था आपका 1 सितंबर 1872। ठीक है, 1 सितंबर 1872 को ये आया था। उसके बाद देखिए, जब पहले स्टार्टिंग में जब ये एक्ट आया था तो इसके अंदर 266 सेक्शंस थे। ओके, पहले कितने थे? 266 सेक्शंस। बट अब क्या कर दिया गया इसके अंदर, जनरल प्रिंसिपल लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कितने सेक्शंस आते हैं? 3 to 75 के आते हैं। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सेल ऑफ गुड एक्ट के अंदर एक अलग से सेल ऑफ गुड एक्ट बना दिया गया जिसके अंदर सेक्शंस कवर होते हैं 76 से 123 के। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी गारंटी बेलमेंट प्लेज एंड एजेंसी, स्पेशल के अंदर आते हैं सेक्शंस 124 से 238 तक। कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटेड टू पार्टनरशिप सेक्शन 239 टू 66। एट प्रेजेंटली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिवाइड किया गया टू पार्ट्स में। फर्स्ट आता है जनरल प्रिंसिपल लॉ एंड सेकंड आता है स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसमें हम कवर करने वाले हैं सेक्शन 1 टू 75 और नेक्स्ट सारे जो कंप्लीट करेंगे हम 124 से लेकर 238 तक के इसके अंदर। ठीक है, तो उसके बाद जो ये अलग से एक्ट कर दिए गए इनके हम अलग से पढ़ेंगे। तो इन दोनों को हम इसमें कवर अप करने वाले हैं। अब हम करने वाले हैं जनरल प्रिंसिपल लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को, जो सेक्शन 1 टू 75 आएंगे और उसके बाद हम करेंगे 124 से 238 की। जो अलग से एक्ट बना दिए गए, सेल ऑफ गुड्स एक्ट अलग से, पार्टनरशिप का अलग से एक्ट बना दिया गया है। ठीक है, तो हम ये उसमें कवर अप करेंगे। उसके बाद देखिए सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 1 में तो आता है कि कब आया था, ये कब लॉ बना था, 1 सितंबर 1872 के अंदर। ओके, उसके बाद सेकंड सेकंड सेक्शन में क्या आता है? डेफिनेशंस आते हैं। किसके डेफिनेशंस आते हैं? जो इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स जो इसके अंदर यूज होती हैं, उनकी सारी कंप्लीट डेफिनेशन इसके अंदर दी गई हैं। फर्स्ट आता है हमारा ऑफर। ऑफर क्या होता है? ऑफर ऑफर एक ऐसा प्रॉमिस जो किया जाने वाला है, एक पर्सन जिसको हम बोलेंगे ऑफरर। ऑफरर बोलेंगे जो अपने ऑफर को देगा। प्रॉमिसर या फिर हम इसको बोल सकते हैं प्रपोजी। ठीक है, वो अपना प्रपोजल क्या देगा? दूसरे पर्सन को देगा कुछ करने के लिए, टू डू समथिंग, कुछ काम को करने के लिए। और ऑब्स्टेन टू डू यानी कि कुछ रोकने के लिए, किसी काम को ना करने के लिए उसकी क्या लेते हैं? हम कंसेंट लेते हैं। कंसेंट इन द सेंस कि हम उसकी सहमति को लेते हैं। उससे क्या होगा? हम ऑफर पहले तो क्या करेंगे? हम ऑफर को देंगे। एन ऑफर रेफर्स टू द प्रॉमिस दैट इज डिपेंडेंट ऑन ए सर्टेन एक्ट। किसी एक्ट को करने के लिए और किसी चीज को ना करने के लिए जब हम उसे किसी को ऑफर देते हैं तो उसे बोला जाता है ऑफर। एक होता है प्रॉमिस। प्रॉमिस कब बनता है? व्हेन ए प्रपोजल, एक जो प्रपोजल होता है जब एक्सेप्ट कर लिया जाता है, जब एक प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है वो क्या बन जाता है? प्रॉमिस बन जाता है। व्हेन एन ऑफर इज एक्सेप्टेड इट बिकम प्रॉमिस। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी। प्रॉमिसर कौन होता है? जो प्रपोजल को देता है, प्रपोजल को देने वाला, उसे बोला जाता है प्रॉमिसर। एंड प्रॉमिसी कौन होता है? जो ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, उसे बोला जाता है प्रॉमिसी। When the proposal is accepted, the person making the proposal is called as promiser, and person accepting the proposal is called as promisee. नेक्स्ट आता है हमारा कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या होता है? When at the desire of the promiser, जब promiser की इच्छा पर, ठीक है,
when at the desire of promisor the promisee or any other person has done or abstained from doing, यानी कुछ ना करने के लिए कहा जाता है, तो वो पर्सन, अब देखो, अब मैंने आपको कहा कि मुझे एक कार सेल करनी है, ठीक है, आपने कहा एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है मैं उसे परचेज करूंगा, तो उसके बदले में आप एक प्राइस को पे करते हैं, तो प्राइस क्या होता है, वो उसे कंसिडरेशन होता है, किसके बदले होता है, उस कार के बदले में होता है। नेक्स्ट आता है हमारा एग्रीमेंट। एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर से बोलते हैं हम एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के अंदर किसको इंक्लूड किया जाता है, एग्रीमेंट इक्वल टू प्रॉमिस, ठीक है। प्रॉमिस क्या होगा कि अगर मैं कार सेल कर रही हूँ, आपने कहा कि ठीक है मैं उसको परचेज कर लूंगा, तो ये एक हो गया प्रॉमिस, प्लस उसके बदले में आप मुझे क्या देंगे, कंसिडरेशन देंगे। कंसिडरेशन, वो प्राइस को पे करेंगे। तो एग्रीमेंट क्या होता है, एक प्रॉमिस प्लस में कंसिडरेशन। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस क्या हुआ, प्रोमिसेस विच फॉर्म द कंसिडरेशन, जो कंसिडरेशन को बनाते हैं, एंड पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, उस पार्ट को क्या करते हैं, पे करते हैं, उसे बोलते हैं हम रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। फिर आता है वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता है। एक एग्रीमेंट क्या होता है, एक एग्रीमेंट प्रॉमिस होता है प्लस कंसिडरेशन होता है, ठीक है, वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता। प्रॉमिस किया, फॉर एग्जाम्पल ए ने कहा बी से तुम सी को किल कर दो, ठीक है, उसने उसके साथ एग्रीमेंट किया, तुम ए को, ए ने किया एग्रीमेंट बी के साथ कि तुम सी को किल कर दो, मैं तुमको 10,000 रुपीज पे करूंगा। तो क्या वो कोर्ट में जाके कह सकता है अगर वो पेमेंट नहीं करता तो, बी ने सी को किल कर दिया, अब बी कहता है कि ए तुमने पेमेंट क्यों नहीं कर रहे मेरे को, तो क्या वो कोर्ट में जा सकता है, नहीं जा सकता। दिस इज ओनली एन एग्रीमेंट, वो क्या है, सिर्फ एक एग्रीमेंट है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है उनके बीच में, इसको वो एनफोर्स नहीं करवा सकते, तो ये क्या है, एक वॉइड एग्रीमेंट होता है। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, प्लस कर दो इसमें, एनफोर्सेबल बाय लॉ, उसे आप क्या करवा सकते हैं, एनफोर्स करवा सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, एन एग्रीमेंट इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जब दो पार्टीज आपस में क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। ए ने कहा बी से तुम मुझे अपना ये पेन सेल कर दो, ठीक है, बी ने कहा ठीक है तुम मुझे 10 रुपीज पे कर देना, ठीक है, अगर बाद में ए कहे नहीं मुझे इसके लिए तुम 15 रुपीज पे करो, ठीक है, देखो फिर से, ए ने कहा बी से मैं तुमको एक पेन सेल करूंगा, ए कर रहा है सेल बी को, बी से कहा उसके बदले में तुमने मुझे कितने रुपीज देने हैं, 10 रुपीज देने हैं, ठीक है, तो बी क्या करेगा, 10 रुपीज देगा और उससे पेन ले लेगा। बट बाद में ए ने क्या कहा, मैं 10 रुपीज नहीं, मैं तो तुमको 12 रुपीज लूंगा, ठीक है, 12 रुपीज लूंगा, तो बी ने क्या कहा, 12 रुपीज, नो, फिर मैं ये एग्रीमेंट, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूंगा, तो यानी कि ये क्या कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वॉइडेबल हो गया, कि बी अगर मना कर देता है क्योंकि उसने प्राइस इंक्रीज कर दिया, प्राइस को उसने क्या किया, इंक्रीज कर दिया, यानी कि उसको ज्यादा पे करने पड़ रहे हैं, तो वो क्या हो गई, एक एग्रीव्ड पार्टी हो गई, तो वो क्या कर सकती है, उसको रिफ्यूज कर सकती है, तो वॉइडेबल हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट अगर बी कहेगा, ठीक है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, अभी देखिए एक हमने याद करा था वॉइड एग्रीमेंट, और एक हम कर रहे हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट तो क्या हुआ, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है, और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कब बनता है, जो आज स्टॉप हो जाए लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल करवाने के लिए, ठीक है, यानी कि वो पहले तो क्या था, एनफोर्सेबल था, बट आज वो उसको एनफोर्सेबल नहीं करवा सकते। जैसे हमने अभी ये एग्जाम्पल किया था, ए और बीच के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि वो सी को क्या करेगा, किल कर देगा, ठीक है, ये क्या होते हैं, वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एनफोर्सेबल बाय लॉ तब करवा सकेंगे जब वो एक्चुअल में सही होगा, तो उसको सही करने के लिए क्या करेंगे, अगर ए बी से जस्ट सपोज कहता है कि 100 बैग्स, 100 बैग्स मुझे तुम सेल कर दो, देखिए अगर ए 100 बैग्स ए के पास हैं, ठीक है, बी कहता है कि मुझे तुम 100 बैग्स दे दो, ठीक है,
तो उसके लिए वो प्राइस कहता है इसके लिए तुम मुझे प्राइस देना 50,000 रुपीज, ठीक है, 50,000 में मैं तुम्हें 100 बैग दे दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब इनकी जो बात हुई, ये इनके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये हो गया 1 जैन, ठीक है, 1 जैन को दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, 1 जनवरी को इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि ए ले देगा 100 बैग्स और बी क्या देगा 50,000 रुपीज, ओके। तो उसके बाद उन्होंने डिलीवरी कब करनी थी, 15 जनवरी को, ठीक है, और बी ने क्या करना था, पेमेंट भी 15 जनवरी को कहा कि मैं पेमेंट कर दूंगा, और ए ने कहा कि मैं तुम्हें 100 बैग्स दे दूंगा। तो उसके बीच में क्या हुआ, 13 जैन को ए के वेयर हाउस में, ठीक है, उसके गोदाम में क्या हो गई, आग लग गई, जिससे सारे बैग खत्म हो गए, ठीक है, सारे बैग्स खत्म हो गए। अब उसके पास कुछ भी नहीं है। अब बी को क्या चाहिए, 100 बैग्स चाहिए, और ए के पास क्या है, वो अब है नहीं। अगर पॉसिबिलिटी हो तो क्या करेगा, ए उसे मंगवा कर बी को देगा। अगर कोई इम्पॉसिबल है, अगर वो अब कर नहीं पा रहा या कर नहीं सकता, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि अब उसका क्या रहा, इम्पॉसिबल हो गया वर्क को करना। तो उसको हम बोलेंगे कि एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं हो सकता, ये एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, इसको हम बोलेंगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे हम उनको क्या बोलेंगे, एग्रीमेंट बोलेंगे। बट जितने भी एग्रीमेंट्स हैं उनको हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि जो एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट किसके इक्वल होता है, प्रॉमिस प्लस में कंसिडरेशन, प्रॉमिस प्लस में कंसिडरेशन। और कॉन्ट्रैक्ट में क्या चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमें क्या चाहिए, एनफोर्सेबल बाय लॉ, कॉन्ट्रैक्ट के लिए चाहिए एनफोर्सेबल, एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो हम कॉन्ट्रैक्ट्स को एग्रीमेंट बोल सकते हैं, बट एग्रीमेंट्स को कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट, ऐसे एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ होंगे उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। दैट्स ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं उनको हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते। इफ एन एग्रीमेंट इज नॉट इंडेंटेड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, जब तक लीगल रिलेशनशिप नहीं आ जाती तब तक हम उनको कभी भी नहीं कह सकते सभी एग्रीमेंट्स को कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो एनफोर्सेबल बाय लॉ जरूरी होता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। नेक्स्ट आर द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कितने तरीके से होता है, कॉन्ट्रैक्ट हम कैसे कैसे कर सकते हैं, क्या क्या उसके टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किन किन के बेसिस पर होता है, देखो हमने 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। एक तो एनफोर्सिबिलिटी के बेस पर, एनफोर्सेबल जिसको हम कोर्ट में एनफोर्स करवा सकते हैं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हम किन को मानेंगे, कौन से होते हैं जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। फॉर्मेशन, फॉर्मेट, उसको फॉर्मेट कैसा है, कैसे आपने वो कॉन्ट्रैक्ट को किया है, ऑरली कर रहे हो, रिटर्न कर रहे हो, लिख के कर रहे हो, बात करके कर रहे हो, ठीक है, कैसे इम्प्लाइड, तो सारा हम करेंगे फॉर्मेशन के अंदर। परफॉर्मेंस, कैसे कब परफॉर्म कर रहे हो, अगर आपके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसको परफॉर्म कब और कैसे किया गया, ठीक है। तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स के टाइप्स हैं, एक एक करके करने वाले हैं हम। फर्स्ट आता है हमारा एनफोर्सिबिलिटी के बेस पर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनको वॉइड नहीं कह सकते, ठीक है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो पूरी होनी जरूरी है। कौन कौन सी वो रिक्वायरमेंट्स है, सबसे पहले होना चाहिए ऑफर, यानी कि प्रपोजर, प्रॉमिसर क्या करेगा, सबसे पहले ऑफर को देगा कि वो एक्चुअल में क्या चाहता है, क्या करवाना चाह रहा है या कुछ नहीं करवाना है, तो उसके लिए क्या होगा, ऑफर दिया जाएगा। उसके बाद होगी एक्सेप्टेंस, सामने वाली पार्टी क्या करेगी, अपनी एक्सेप्टेंस देगी, उसको यस करना है या नो करना है, ठीक है, वो यस करेगी तभी वो क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बनेगा। उसके बाद होना चाहिए कंसिडरेशन, ओके, क्योंकि जब दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही है उनके बीच में क्या होना चाहिए, कंसिडरेशन भी होना चाहिए, यस। लीगलिटी, लीगली बाउंड भी होने चाहिए दोनों। कॉन्ट्रैक्ट के लिए
लीगली बाउंडेशन जरूरी है, दोनों के दोनों उसके अंदर बाइंड होने जरूरी है। उसके बाद आता है कैपेसिटी। उनके अंदर कैपेसिटी भी हो कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कर सकते हैं। कैपेसिटी का मतलब यहाँ रहेगा, एक तो साउंड माइंड होना चाहिए, साउंड माइंड यानी कि उन्हें क्लियरली पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। मीटिंग ऑफ माइंड होना चाहिए, क्या कि एक चीज को जैसे एक पर्सन समझ रहा है, उसके सामने वाली पार्टी भी उस चीज को वैसे ही समझे। उसके इफेक्ट्स का पता होना चाहिए कि हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। एक क्या होना चाहिए, मेजर टर्म होनी चाहिए। दोनों क्या होने चाहिए, मेजर होने चाहिए। मैं माइनर के साथ अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो वॉइड होता है। ओके। नेक्स्ट आता है हमारा म्यूचुअल एग्रीमेंट्स। म्यूचुअल एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, म्यूचुअल एग्रीमेंट दोनों की सलाह से उनके बीच में एग्रीमेंट को सहमति मिलनी चाहिए। दोनों एक चीज को लेकर सहमत होने चाहिए, किसी भी दबाव में आके वो सहमत नहीं होने चाहिए, तभी हम कहेंगे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस। देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं। ए और बी दो पार्टीज हैं, ठीक है। ए ने प्रपोजल दिया बी को, ठीक है, एक प्रपोजल दे रहा है बी को। उसने कहा मैं तुमको कार, मेरे को अपनी कार सेल करनी है, ठीक है। तो उसने सबसे पहले क्या दिया, ऑफर दिया बी को। अब बी सोच रहा है कि मेरे को कार परचेज करनी है या नहीं करनी है। फिर वो पूछता है कि आप इसके लिए मुझसे क्या प्राइस चार्ज करोगे, ठीक है। उसने बताया कि मैं तुमसे 2 लाख चार्ज करूंगा, ठीक है। बी को हुआ चलो ठीक है, प्राइस भी ठीक है तो मैं ले लेता हूँ। फिर वो कहता है ठीक है मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तो नेक्स्ट क्या था हमारा, एक्सेप्टेंस। तो बी ने क्या किया, ए के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद उसके बदले में यानी कि वो क्या दे रहा है, उसको कंसिडरेशन दे रहा है। तो 2 लाख रुपीज जो ए को मिलेंगे वो क्या होगा, उसका कंसिडरेशन होगा। किसके बदले होगा, कार के बदले होगा। और बी को क्या मिलेगा, 2 लाख के बदले में कार मिलेगी, ठीक है। उसके बाद लीगली, अभी दोनों क्या है, लीगली बाउंड है एक दूसरे के लिए। अगर जस्ट सपोज बाद में क्या होगा, अगर ए रिफ्यूज कर दे, मैं नहीं कार दूंगा, तो बी क्या कर सकता है, उस पे क्या कर सकता है, केस फाइल कर सकता है। इसी तरह अगर ए उसको कार सेल कर रहा है और वो क्या कहता है कि मैं अमाउंट पे नहीं कर रहा या कुछ भी प्रॉब्लम को क्रिएट करता है, तो वह लीगली क्या है, आपस में बाउंड है। नेक्स्ट आता है हमारा कैपेसिटी। कैपेसिटी यानी कि ए और बी दोनों माइनर ना हो, मेच्योर हो, डिसीजन को प्रॉपर ले सके, साउंड माइंड का होना चाहिए, यानी कि उनमें से कोई भी इडियट लुनेटिक भयंकर ना हो, उस टाइम पे पूरे होशो हवास में ये कॉन्ट्रैक्ट वो कर रहे हो। म्यूचुअली एग्रीमेंट, दोनों एक बात को लेकर सहमत होने चाहिए, एग्री होने चाहिए, ताकि उस कॉन्ट्रैक्ट को वो फुलफिल कर सके। तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए सारी एसेंशियल एलिमेंट्स होने बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आता है हमारा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट अभी हमने किया था डेफिनेशंस में। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो आज तो एनफोर्सेबल थे बट इन फ्यूचर में क्या हुआ, वो नहीं रहेंगे एनफोर्सेबल। क्यों नहीं रहे, उसके लिए कोई भी सिचुएशन अराइज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फॉरेन में मान लो किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, रूटीन में आपका बिजनेस इस टाइप का है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, तो वहां से बिजनेस कर रहे हो। तो जस्ट सपोज अगर वहां की गवर्नमेंट और यहाँ की गवर्नमेंट दोनों में आपस में वार, अगर दोनों देशों में क्या हो जाए, वार क्रिएट हो जाए, तो उनके बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वो वॉइड हो जाएगा automatically, ठीक है। ये होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट आता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट भी हमने अभी किया था। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जब एक पार्टी उसको क्या करवा सकती है, वॉइड करवा सकती है कॉन्ट्रैक्ट को। जब उसको उस चीज में कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो उसको वो क्या करवा सकते हैं, वॉइडेबल करवा सकती है। Voidable contract is a valid agreement where one party has right to void the contract if they desire. There are generally two ways in which a contract is voidable. This can occur if one of the parties choose to void the contract or if one party was under undue influence. किसी चीज को लेकर प्रभावित होकर अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट को किया है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकती है, वो तोड़ सकती है। वो ये कह सकती है कि मैंने किसी बात के दबाव में आके या कोई प्रेशर में आके मैंने हाँ की थी, बट अब मैं वो नहीं कर सकता। लेकिन उसके लिए उसके पास रीजन होने चाहिए प्रॉपर। ऐसा नहीं है कि हम आज कह रहे हैं अपनी मर्जी से जाके कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर दे, ऐसा नहीं होता। उसके पास स्पेसिफिक उस टाइप के रीजंस भी होंगे। अगर लगेंगे कि रीजन प्रॉपर सही है तभी उस कॉन्ट्रैक्ट को वो वॉइड कर सकते। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, जिनको हम एनफोर्स नहीं करवा सकते, ठीक है ना। जिस कॉन्ट्रैक्ट को आप कोर्ट में जाके एनफोर्स नहीं करवा सकते उनको बोलते हैं अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट।
अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? एग्जाम्पल कुड बी, देखिए इधर, एबीसी मैन्युफैक्चरिंग एग्री टू डिलीवर 1000 पाउंड ऑफ कॉर्न टू कंपनी सी। ठीक है, एबीसी कंपनी क्या करने वाली है? डिलीवर करने वाली है 1000 पाउंड ऑफ कॉर्न को सी कंपनी के पास विद इन 60 डेज। उसके बाद क्या हुआ? फ्लड आ गया, फ्लड, बाढ़ आ गई और सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, उसके पास अब कुछ नहीं बचा। तो वही बात हुई ना, तो कॉन्ट्रैक्ट अब इसमें क्या हो जाएगा? अनएनफोर्सेबल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अब इम्पॉसिबल नहीं रहा। नेक्स्ट आता है हमारा इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसके लिए लीगली बाउंडेशन नहीं होती है, लीगली बाइंड नहीं होती, क्रिमिनल एक्ट्स के बेस पे होता है, सिविल रॉन्ग। देखिए ऐसी चीजें, इट इन्वॉल्व डूइंग समथिंग, कुछ ऐसा करना जो कि क्रिमिनल एक्ट हो और सिविली रॉन्ग हो और पब्लिक गुड से अगेंस्ट हो। ठीक है, तो उससे अलग जो चीज की जाएगी उसे बोलेंगे इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। आपके पास लाइसेंस नहीं है कि गन रख सकते हो, लेकिन फिर भी आप गन को परचेज कर रहे हो। अगर गन को परचेज कर लिया आपने, अभी पेमेंट नहीं हुई या उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको, तो क्या उसके लिए आप एनफोर्सेबल करवा सकते हो? कोर्ट के अंदर केस फाइल कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो क्या है? इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है। लीगली बाइंड होना जरूरी होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, यही वाला ही दिया हुआ है, contract to sell a firearm in these circumstances is illegal. A contract whose purpose is to get the party to it to break another legally binding contract that the party has made already is also illegal. देखिए अब एक पर्सन है, उसके पास लाइसेंस नहीं है रखने के लिए। ठीक है, अब ये है मिस्टर ए, उसके पास लाइसेंस नहीं है रखने के लिए, लेकिन वो क्या कर रहा है? मिस्टर बी से परचेज कर रहा है, और मिस्टर बी भी क्या कर रहा है? उसको सेल कर रहा है। तो अब क्या किया? मिस्टर बी ने अमाउंट तो से ले लिया, उसने कहा कि मैं तुमको गन दे दूंगा, तुम मुझे पहले एडवांस दे दो। उसने उसे 10,000 रुपीज ले लिए, उसने कहा कि बाकी का पेमेंट मैं मिलने के बाद दूंगा। तो वो बी क्या किया? उसने 10,000 लेकर आउट हो गया, तो वो क्या क्लेम नहीं कर सकता कि उसने मुझसे पैसे ले चुका है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। फॉर्मेशन के बेस पर, कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया उसका फॉर्मेट कैसा है? क्या आपने एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट किया है? मीन्स एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है कि ओरली या रिटर्न में, ओरल किया है या रिटर्न में किया है। द मेन पर्पस, द मेन एस्पेक्ट ऑफ द, एस्पेक्ट क्या रहता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का? कि या तो वो रिटर्न में होगा या फिर ओरली किया जाता है। ए ने क्या किया? फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन है ए, सेंड ए टेक्स्ट फ्रॉम हिज फोन टू पर्सन बी को, उसने टेक्स्ट मैसेज भेज दिया, प्रपोजल, प्रपोजिंग टू सेल देयर बाइक फॉर ए कॉस्ट ऑफ ₹10,000। ठीक है, तो उसने 10,000 का प्रपोजल भेजा बी को कि मैं तुम्हें अपनी बाइक को सेल कर दूंगा। द पर्सन बी, पर्सन बी ने क्या किया? कॉल द फर्स्ट पर्सन एंड एग्री टू द टर्म्स ऑफ द प्रॉमिस। उसने उसे फोन करके बाद में कह दिया ठीक है मैं परचेज कर लूंगा और हम अपने आगे के फॉर्मेलिटीज को पूरा कर लेंगे। तो उनके बीच में एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कौन सा हुआ? फोन के थ्रू, ओरली। ठीक है, फोन भी यूज किया उन्होंने, ओरली भी किया। एम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, एम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है? एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके लिए हम एक्सप्रेस नहीं करते ओरली और रिटर्न फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक रिक्शा में जाके बैठ जाते हैं, ठीक है, और रिक्शा वाला अगर आपसे ये पूछता है कि आपको कहाँ जाना है, आपने उसको प्रॉपर एड्रेस बता दिया और उसने अपना ड्राइव करना स्टार्ट कर दिया और आपको वहां जाके छोड़ दिया, और फिर आप यूं कह दिया कि नहीं मैंने तो तुमको कहा ही नहीं था, मुझे उस एड्रेस पर जाना है और मैं तुम्हें पैसे क्यों दूं, तुमने मुझे बताया थोड़ी ना था पैसे लोगे। तो ये इम्प्लाइड होता है कि अगर आप किसी रिक्शा में बैठते हो और वहां पर इतने स्टेशन तक पहुंच जाते हो, तो ये इम्प्लाइड है कि जितना चार्जेस होंगे वो आपसे चार्ज करेगा। ठीक है, तो उनके बीच में क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हुआ। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट इन द सेंस दैट नो एग्रीमेंट्स आर मेड बिटवीन एनी ऑफ द पार्टीज। ये दो पार्टीज के बीच में कभी नहीं होता, ये बात ध्यान रखो। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो कभी भी दो पार्टीज के बीच में नहीं होता। ये अराइज कब होता है? कोर्ट के ऑर्डर। कोर्ट जब ऑर्डर देती है, इसमें इंटरफेरेंस करती है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के बीच में। कॉन्ट्रैक्ट तो दोनों पार्टी के बीच में होता ही नहीं, जब कभी भी इंटरफेरेंस कोर्ट की आ जाती है कहीं पर भी, ठीक है, कोर्ट की इंटरफेरेंस आ जाती है, उसको हम बोलते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, देखिए एक ये बैंक है, ठीक है, ये एक बैंक है, बैंक ने गलती से क्या किया? ये मिस्टर ए है, ठीक है, मिस्टर ए के पास बैंक ने गलती से
50,000 रुपीज ट्रांसफर कर दिए, जबकि बैंक को करने किसको थे? बी। ठीक है, करने थे बी को, कर दिए ए को। ठीक है, तो ये इम्प्लाइड है कि वो ए को पैसा रिटर्न करना होगा बैंक को। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? एम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ये एम्प्लाई है कि ए को बैंक को वापस पैसा करना है। ठीक है, यहां तक तो हो गया इम्प्लाइड का। अब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा अगर ए देने से रिफ्यूज कर दे या कुछ भी प्रॉब्लम को क्रिएट करे। तो ए को तो पैसे वापस देने ही है, फिर क्या होगा? बैंक क्या करेगा? कोर्ट के पास जाएगा, कोर्ट को सारी बात बताएगा। तो कोर्ट बाद में क्या करेगा? कोर्ट बाद में क्या करेगा? ए को ऑर्डर देगा। ठीक है, ऑर्डर देगा, क्या ऑर्डर देगा? कि तुम ये पैसे जो है वापस रिटर्न करो। ठीक है, इसको बोलते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। जब भी कोर्ट का बीच में इंटरफेरेंस आता है, उसका ऑर्डर जब पास होता है, उसको हम बोलते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। इतने वो क्या रहता है? एम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में काफी कंफ्यूजन रहता है, तो ये कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। सिर्फ ये ध्यान देना कि अगर कोर्ट का इंटरफेरेंस आता है तब हम बोलेंगे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, अदरवाइज वो रहेगा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट आता है हमारा टेक्टिक कॉन्ट्रैक्ट। टेक्टिक कॉन्ट्रैक्ट, टेक्टिक कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? ये होते साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है इनको। साइलेंट का मतलब इसमें किसी से भी दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, और पार्टीज के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है बोलकर नहीं होता, एम्प्लाइड नहीं होता, टेक्स्ट फॉर्म में होता है, साइलेंटली होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पैसे की जरूरत है, आप ये बैंक जा रहे हैं, या तो आप वहां जाकर किसी पर्सन, ऑथोराइज्ड पर्सन से लेंगे। ठीक है, वो नहीं ले रहे, आप एटीएम मशीन से पैसा निकालो, तो जो एटीएम से निकाल रहे हो पैसा, तो वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है? टेक्टिक कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं उनको। एक इसमें एग्जांपल होता है कि अगर किसी भी हाउस की ऑक्शन हो रही है, ठीक है, हाउस की ऑक्शन हो रही है, तो वहां पर क्या होता है? बिड्स लगाई जाती है, बोली लगाई जाती है। वहां पे से बहुत सारे पर्सन बैठे होते हैं, वो आगे से आगे अपने प्राइस को इंक्रीज करते हैं और बोली लगाते हैं। ठीक है, तो तब क्या होता है? जो लास्ट हमारा फाइनल डिसाइड क्या हुआ कि हाउस को सेल कर दिया, एक पर्सन को सेल कर दिया, वो पता कैसे चलता है हमें? वो किसको सेल किया पता कैसे चलता है? जब हैमर को स्टक किया जाता है टेबल। ठीक है, हैमर को गिरा दिया जाता है, 1 2 3, दैट मीन्स हमें समझ आ जाता है कि वो हाउस किसको मिला है। तो इसमें क्या हुआ? उस आदमी से जिसने वो परचेज किया है, उस बिजनेसमैन से, जिस भी पर्सन से वो परचेज किया गया है, और जो ऑक्शन लगा रहा है, ठीक है, जो पर्सन बोली स्टार्ट जिसने की, वो उसको हाउस को सेल करा, उनके बीच में डायरेक्टली एक्सप्रेस या एम्प्लाइड कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ? हैमर के थ्रू हुआ। हैमर से स्ट्रक किया तो उन दोनों के बीच में क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट। एक दूसरे के लिए लीगली बाइंड हो गए कि वो उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। उसको बोलते हैं टेक्निकल कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके बाद आता है ई कॉन्ट्रैक्ट्स। ई कॉन्ट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक मोड से जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको बोलते हैं हम ई कॉन्ट्रैक्ट, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंजेस। और इसको हम साइबर कॉन्ट्रैक्ट्स या माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा लास्ट, परफॉर्मेंस के बेस पर एक कॉन्ट्रैक्ट को कब परफॉर्म किया गया, कैसे परफॉर्म किया, उसके बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं। एक होता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड का मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूट कर चुके दोनों। एग्जीक्यूटेड यानी कि ए ने बी को हाउस सेल किया, बी ने उसका कंसिडरेशन अमाउंट पे कर दिया ए को, तो दोनों के बीच में क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट हो गया एग्जीक्यूट। दोनों ने अपना अपना हिस्से का जो वर्क है वो कंप्लीट कर लिया, उसे बोलेंगे हम एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, व्हेन ए ग्रोसर सेल, एक ग्रोसर ने क्या किया? सेल किया शुगर ऑन कैश पेमेंट, इट इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि दोनों ही पार्टी ने क्या किया? अपने काम को कर दिया, दे वर टू डू अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटरी यानी कि वो एग्जीक्यूट करेंगे, इन फ्यूचर में वो क्या करने वाले? एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन इज रेसिप्रोकल प्रॉमिस और obligations. Consideration is to be performed in future. Consideration कब परफॉर्म किया जाएगा? फ्यूचर में किया जाएगा। These contracts are described as executory contracts, where G agree to take the tuition of H. देखिए, G agree हो गया ट्यूशन लेने के लिए H से, a pre-engineering student from the next month, and H in consideration promises to pay G ₹1,000, ठीक है, पर मंथ। द कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटरी बिकॉज इट इज येट टू बी कैरिड आउट। ठीक है, अब आपने पेमेंट कर दी,
ठीक है। अब जैसे कोर्सेज में भी क्या होता है कि आप कोर्स बाय करते हैं तो आप क्या करते हैं, आज अपनी पेमेंट कंप्लीट कर देते हैं, फिर आपको कोर्स दे दिया जाता है। ठीक है, यानी कि क्या हुआ, आपने अपनी तरफ से पेमेंट कर दी, आपने अपना पार्ट कंप्लीट कर दिया, यानी कि इसमें एक पार्टी ने अपना काम कंप्लीट कर दिया, दूसरी एग्जीक्यूटिव, यानी कि वो करेगी, इन फ्यूचर में करती रहेगी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट। ये टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है यूनिलैटरल और एक होता है बायलैटरल। यूनिलैटरल में भी मैंने आपको एग्जांपल में यही हो गया कि जैसे आपने आज पेमेंट सारी कर दी, ठीक है, अब उसका काम क्या रह गया कि आपको कोर्स सारा प्रोवाइड करवाने का काम रह गया। तो यानी कि एक साइड से सारा काम कंप्लीट हो गया, दूसरे साइड का फ्यूचर में चला गया, तो उसको कहते हैं यूनिलैटरल, यानी कि एक पार्टी ने अपना काम कर दिया, दूसरी रहता है परफॉर्म होना। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट इज वन साइडेड, इसको बोलते हैं वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें एक पार्टी ने तो अपने परफॉर्म कर दी अपनी ड्यूटी ऑब्लिगेशंस को, और दूसरी पार्टी क्या कर रही है, उनका आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ है कि वो इन फ्यूचर में करती रहेगी। एक होती है बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। बायलैटरल में क्या होता है कि जिसमें दोनों ही पार्टी अपना फ्यूचर में करेंगी। वो कैसे, देखिए, ए और बी दो पार्टी हैं। ए ने बी को हाउस सेल किया, ठीक है, हाउस सेल किया 5 लाख रुपीज, और बी ने क्या किया, उसने कहा ओके, मैं तुमको उसने 25,000 रुपीज पे कर दिए और कह दिया ठीक है मैं कर लूंगा और मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। आज उनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उनके बीच में हुआ कॉन्ट्रैक्ट 1 जैन को, ठीक है, 1 जैन को कॉन्ट्रैक्ट उनके बीच में हो रहा है। उसके बाद जो पेमेंट उसने कहा बी ने, मैं तुमको 15 जैन तक पेमेंट कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो फिर ए ने कहा चलो ठीक है, फिर बाकी की लीगल फॉर्मेलिटीज भी हम 15 जून के बाद कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि दोनों ने क्या किया, अपना फ्यूचर पे डाल दिया। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ कि दोनों के ऑब्लिगेशन आउटस्टैंडिंग रहते हैं फ्यूचर में, वे अपने काम को कंप्लीट कब करेंगे, फ्यूचर में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सेक्शन नंबर 3 क्या कहता है। सेक्शन नंबर 2 में हमने डेफिनेशंस की थी। सेक्शन नंबर 3 क्या कहता है, कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल। इसका मतलब क्या है कि हमें कम्युनिकेशन, यानी कि आप कोई प्रपोजल दे रहे हैं या फिर एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, या रेवोकेट, रेवोकेट मीन्स क्या होता है, तोड़ना। किसको तोड़ना, प्रपोजल को तोड़ना। उसके बारे में क्या कम्युनिकेट करना जरूरी होता है, कम्युनिकेट किए बिना आपको कंप्लीट नहीं मान सकते ना उस बात को। अब अगर आप कम्युनिकेट करके बताएंगे नहीं अपने ऑफर के बारे में तो किसी को पता ही नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो कम्युनिकेट करना सेक्शन नंबर 3 में बताया गया है। कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल एंड रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल, acceptance respectively are deemed to be made by an act or omission of the party proposing, accepting or revoking, by which he intends communicated such proposal, acceptance or revocation which has the effect of communicating it। ठीक है। अब आप एक पर्सन ए, मिस्टर ए क्या करना चाहता है, मिस्टर ए कार सील करना चाह रहा है, ठीक है। तो वो पहले क्या करेगा, अपने कम्युनिकेट करेगा इस बात को, ठीक है। जब तक वो कम्युनिकेट नहीं करेगा उसको किसी को पता नहीं चलेगा कि उसको अपनी कार को सेल करना है। तो यानी क्या करना चाहिए, प्रपोजल को कम्युनिकेट करना। अब बी है, इसने बी को प्रपोजल के लिए दे दिया, कम्युनिकेट करके बताया कि मुझे कार को सेल करना है। तो बी अपनी एक्सेप्टेंस देगा तो वो कम्युनिकेट करके देगा, किसी भी मेथड से दे, लेकिन जब तक वो कम्युनिकेट नहीं करेगा तो ए को कैसे पता चलेगा, ठीक है ना। तो उसको कम्युनिकेट करना। रेवोकेशन, इसी तरह रेवोकेशन, अगर वो तोड़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट को अगर ए तोड़ना चाहता है कि अब नहीं उसका मन नहीं है, कार को नहीं सेल कर रहा, तो वो क्या करेगा, उसको कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेशन मस्ट, बहुत जरूरी होता है, कम्युनिकेशन के बिना बात आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपने कहा कि कम्युनिकेट करना है, ए ने बी को कम्युनिकेट कर दिया कि उसको कार को सेल करना है, कम्युनिकेट कर दिया, तो वो कंप्लीट कब मानी जाएगी कि उसने अपनी बात को कह दिया, ठीक है। सेक्शन नंबर 4 में यही बात कही गई है कि कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, कि कब माना जाएगा कि कम्युनिकेशन आपकी कंप्लीट हो गई है। कम्युनिकेशन ऑफ ए प्रपोजल इज कंप्लीट कब मानी जाएगी, जिसकी नॉलेज में आ जाए, यानी कि जब तक मिस्टर बी को पता नहीं चल जाएगा कार के बारे में, तब तक वो कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। अगर मान लो मिस्टर ए मेल भेज दे बी के पास कि मेरे को कार सेल करनी है, क्या तुम परचेज करोगे, इंटरेस्टेड हो, ठीक है, और वो बी मेल को देखेगा ही नहीं, तो उसकी कम्युनिकेशन कंप्लीट मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी। वो कम्युनिकेशन जब कंप्लीट मानी जाएगी जब मिस्टर बी को इस बारे में कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी। ओके, मिस्टर बी को इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए कि प्रपोजल उसके पास मिस्टर ए ने ऐसे ऐसे करके भेजा है, ठीक है।
कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट मानी जाएगी? एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट मानी जाएगी? इसी तरह मिस्टर बी अगर अपना मैसेज करके ईमेल कर दे ए को कि मुझे कार खरीदनी है, यस या फिर नो, वो मैसेज ए तक कम्युनिकेट हो जाए। जब तक उसकी नॉलेज में नहीं आता तब तक हम नहीं मानेंगे कि कम्युनिकेशन कंप्लीट हो। उसी तरह कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन इज कंप्लीट। अब रेवोकेशन कंप्लीट कब मानी जाएगी? जब ए ने अगर कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना चाह रहा है तो बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो चुका, तो बी को कंप्लीट नॉलेज उसकी हो जानी चाहिए। और इसी तरह बी अगर रेवोकेट करना चाहता है तो ए को कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए कि वो रेवोकेट कर चुका है। as against the person who make it when it is into a course of transmission to a person to whom it is made, so as to be out of the power of a person who makes it, as against to the person to whom it is made when it comes to his knowledge, तो उसको complete knowledge उसकी होनी चाहिए। अब देखो हमने किया कि कम्युनिकेशन होना चाहिए बीच में प्रपोजल का, अगर वो कंप्लीट कब मानी जाएगी वो भी हमने कर लिया। अब हम करेंगे कि रेवोकेट अगर आप कर रहे हो, ठीक है, आपने रेवोकेट कर रहे हो, कम्युनिकेट भी कर दिया रेवोकेट का, ठीक है, उसको कब तक पता चल जाए तब तक हम रेवोकेट करेंगे। तो रेवोकेट का टाइम पीरियड क्या रहेगा, कब तक आप किसी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकते हैं? तो वो आएगा सेक्शन नंबर 5 में, रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। एक प्रपोजल में भी रिवोक कब रिवोक किया जा सकता है? किसी भी टाइम पे किया जा सकता है, बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस। जब तक एक्सेप्टेंस कंप्लीट ना हो जाए तब तक आप उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकते हैं। अब ए ने बी को मैसेज कर दिया, ठीक है, अपना प्रपोजल दे दिया, ठीक है, प्रपोजल दे दिया, लेकिन अब ए का माइंड चेंज हो गया। अब वो कह रहा है नहीं मेरे को तो सेल ही नहीं करनी, अच्छी खासी तो मेरी कार है और मैं अब उसको बी को सेल कर दूंगा, नहीं अब मेरा मन बदल गया, वो सेल नहीं करना, ठीक है। तो उसको क्या करना होगा? उसके साथ जब तक उसके पास वो मैसेज पहुंचता है, वो देखता है, अपनी एक्सेप्टेंस देता है, उससे पहले वो उसको कॉल करके कह दे कि नहीं नहीं भाई मैंने नहीं भेजना, ठीक है ना, मेरे को बेचनी ही नहीं है, मेरा प्रोग्राम चेंज हो गया, मेरा माइंड बदल गया, ठीक है ना। तो तब तक ही उसको तोड़ने के लिए फोन कर सकता है। अगर बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, अगर एक बार बी उसे एक्सेप्ट कर लेगा तो ए उसको मना नहीं कर सकता, उसके बाद वो तोड़ नहीं सकता, ठीक है ना। एक प्रपोजल में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड एज अगेंस्ट द प्रपोजर बट नॉट आफ्टरवर्ड। अब बी ने क्या कर लिया, प्रपोजल तो देख लिया था, ठीक है, और उसने सोचा चलो मैं यस करके फोन कर देता हूँ। उससे पहले अगर ए ने फोन करके उसको बोल दिया ना तो वो ए की बात को पहले इंपॉर्टेंस मिलेगी, क्योंकि बी ने अभी तक अपना आंसर नहीं दिया था, ठीक है ना। इसी तरह एक्सेप्टेंस का है, अब उसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है मैं कार परचेज कर लूंगा, और उसने 1 लाख रुपए मांगा, ठीक है, बाद में वो देखता है मेरे पास तो इतने पैसों का इंतजाम नहीं हो पाएगा, ठीक है, मैं तो नहीं ले सकता, तो वो क्या कर रहा है, उसको तोड़ना चाहता है। तो उसके पास एक्सेप्टेंस भेजे, उसके साथ पहले ही उसको नो का मैसेज पहले कर दे, ठीक है ना। मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। उसके एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो उससे पहले वो उसको मना कर सकता है। अब ये नहीं है कि जैसे मान लो बी ने फोन कर दिया उसको, ठीक है, मान लो फोन उसने पिक नहीं किया, उसने मेल कर दिया यस ठीक है मैं ना परचेज कर लूंगा, ठीक है, और फिर बाद में उसका मन बदल गया तो उसने फटाफट उसको दोबारा फोन किया, मना कर दिया, ठीक है ना, तो अब उसका मेल का क्या हुआ, उसने अभी तक नहीं देखा था, तो वो उसका सेटल हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा रेवोकेशन हाउ मेड। रेवोकेशन कैसे बनती है? एक प्रपोजल इज रिवोक्ड बाय द कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रेवोकेशन बाय द प्रपोजल टू द अदर पार्टी। उसको कम्युनिकेट कर दे। रेवोकेशन कैसे कैसे हो सकती है? एक बात तो कि भी मुझे परचेज ही नहीं करनी, उसको फोन करके मना कर दो, कम्युनिकेट कर दो उसको, चाहे एक्सप्रेस करो एम्प्लाइड कैसे भी करके उसको मना करो, कम्युनिकेट करो, ठीक है। और एक क्या होता है रेवोकेशन का तरीका, बाय लैप्स ऑफ द टाइम। हर एक कॉन्ट्रैक्ट का क्या होता है, एक टाइम पीरियड होता है, ठीक है ना। तो आपने बता दिया कि मैंने कार सेल करनी है, 4 दिन का टाइम है, यस नो दे देना, ठीक है। तो 4 दिन के बाद अगर वो कहता है कि मेरे को तो कार परचेज करनी है, तो वो क्या नहीं कर सकता क्योंकि वो रेवोकेट हो चुकी, ओके। बाय फेलियर ऑफ द एक्सेप्टर टू फुलफिल ए कंडीशन प्रेसिडेंट टू एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टर क्या हुआ, फेल हो गया, कंडीशंस को फुलफिल उसने नहीं किया। किस चीज की कंडीशंस फुलफिल नहीं किया? अब ए ने उसको प्रिस्क्राइब मोड बता दिया कि इस मोड से तुम मुझे ऐसे ऐसे पेमेंट करने, तुम ऐसे, तो वो उन चीजों को फॉलो नहीं करा, तो ऑटोमेटिकली प्रपोजल क्या हो जाएगा, उस तरह हो जाएगा, टूट जाएगा।
डेथ, अगर आपके ऊपर प्रपोजल है, ठीक है, जो प्रपोजल को दे रहा है वो पर्सन, अगर वो पर्सन ही नहीं रहा, वो डेड हो गया, तो क्या हो जाएगा, वो रेवोकेट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सेप्टेंस मस्ट एब्सोल्यूट। सेक्शन नंबर 7 में क्या बताया गया, एक्सेप्टेंस जो है एब्सोल्यूट होनी चाहिए। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट ए प्रपोजल इनटू ए प्रॉमिस, द एक्सेप्टेंस मस्ट, किसी भी प्रपोजल को प्रॉमिस में कन्वर्ट कब किया जाएगा, जब आप उनके बीच में एक्सेप्टेंस हो जाए। एक्सेप्टेंस इसलिए क्लियर होनी चाहिए, एब्सोल्यूट होनी चाहिए, एक्सप्रेस्ड होनी चाहिए, रीजनेबल मैनर में होनी चाहिए, ठीक है, प्रॉपर वे में अच्छे से कर देनी चाहिए। अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो रेवोकेट हो जाएगा, क्योंकि एक्सेप्टेंस मस्ट है, अच्छे तरीके से एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, पूरे होशो हवास में होनी चाहिए। ठीक है, expressed in some usual and reasonable manner unless the proposal prescribe the manner in which it is to be accepted, तभी accept किया जाएगा। if the proposal prescribed a manner in which it is to be acceptance is not made in such manner, the proposer may within a reasonable time after the acceptance is communicated to him insist that his proposal shall be accepted in the prescribed manner, prescribed manner में accept कर लिया जाएगा। अगर नहीं हो तो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में, तो उसको हम क्या करेंगे, रिजेक्ट हो जाएगा। इफ ही फेल टू डू सो, सो एक्सेप्ट एंड एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशन एंड रिसीविंग कंसिडरेशन। कंसिडरेशन प्रॉपर बीच में होना चाहिए। ए और बी दो पार्टीज हैं, ए बी को क्या सेल कर रहा है, कार सेल कर रहा है, उसके बदले में बी क्या करेगा, उसके लिए प्रॉपर कंसिडरेशन पे करेगा। ठीक है, अगर 5 लाख पे करने हैं तो उसको प्रॉपर कंसिडरेशन उसको परफॉर्म करना चाहिए। रिसीविंग कंसिडरेशन, कंसिडरेशन को ये रिसीव कर लेगा। परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशंस ऑफ प्रपोजल फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर ए रेसिप्रोकल प्रॉमिस व्हिच मे बी ऑफर्ड विद ए प्रपोजल इज एन एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल। देखिए, ए ने उसको प्रपोजल दिया कार के लिए, ठीक है, कार उसको सेल करनी है, उसको चाहिए, बी को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, मैं कार सेल परचेज कर लूँ। 5 लाख उसको क्या देगा, वो कंसिडरेशन देगा। अगर वो रिसीव नहीं कर रहा, क्योंकि अब उनके बीच में क्या हुआ, प्रॉमिस हुआ, पहले क्या हुआ, ऑफर, ये ने बी को ऑफर दिया, फिर क्या हुआ, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस हुई, फिर ये क्या बन गया, प्रॉमिस, प्रॉमिस बन गया उनके बीच में। उसके बदले में वो क्या देगा उसको, कंसिडरेशन, कंसिडरेशन उसको पे कर देगा। परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन ऑफ प्रपोजल फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कंसिडरेशन, कोई भी कंसिडरेशन को एक्सेप्ट करना, ठीक है, बी क्या करेगा, उस कंसिडरेशन को पे करेगा, ए उसको एक्सेप्ट कर लेगा। उसको ए के लिए कंसिडरेशन हुआ 5 लाख और बी के लिए कंसिडरेशन क्या हुआ, कार। ठीक है, प्रॉमिस एक्सप्रेस होना चाहिए या एम्प्लाइड होना चाहिए। प्रपोजल और एक्सेप्टर, proposal or acceptance of any promise is made in words, the promise is said to be expressed. Insofar as proposal or acceptance is made otherwise than in words, the promise is said to be implied. ठीक है, या तो आप अपने मुंह से बोल के कम्युनिकेट करके एक्सप्रेस करके कर लीजिए, या फिर एम्प्लाइड कर लीजिए। एम्प्लाइड कैसे हो जाएगा, अब आपको ए और बी है, वही कार सेल कर रहे हैं, अब बी ने उसको क्या किया, 1 लाख दे दिए, बात हुई उनकी आपस में, उसे 1 लाख हाथ में पकड़ा दिए, कुछ बोला नहीं, तो वो समझ गया कि उसने आज 1 लाख रुपए मुझे इस कार के ही दिए, वो सेल परचेज कर रहा है, उसका मतलब, ठीक है ना, वो एम्प्लॉइड हो गया उसके लिए। तो उसने बी ने कहा ठीक है, बाकी का अमाउंट मैं बाद में पे कर दूंगा। ठीक है ना, तो एक डायरेक्टली बोलना, एक इनडायरेक्टली, ये डिफरेंस होता है। एक्सप्रेस में होता है डायरेक्टली, और इम्प्लाइड को हम बोलेंगे इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कुछ एलिमेंट्स होते हैं, वे नेसेसरी होते हैं, वो अगर कंप्लीट होंगे तभी आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाए। तो उसमें सबसे पहला आता है आपका ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करने में सबसे पहले क्या होती है, ऑफर होती है। ठीक है, अब एक पर्सन अपना प्रपोजल जब तक दूसरे को नहीं रखेगा तो उसको उसके बारे में नहीं पता चलेगा। तो सबसे पहला फर्स्ट हमारा एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी होता है कि प्रॉपर एक ऑफर होना चाहिए। उसके बाद उसने ऑफर दिया, उसके बाद क्या होनी चाहिए, उसकी एक्सेप्टेंस।
एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, तभी वो क्या बनेगा, प्रॉमिस। ठीक है, अब उनके बीच में क्या बन गया, प्रॉमिस बन गया। अब ये क्या बन गया, हमारा एग्रीमेंट, हमारा एग्रीमेंट बन गया। एग्रीमेंट में क्या होता है, प्रॉमिस होता है, एक्सेप्टेंस होती है, ऑफर होता है, और प्लस इसमें क्या होता है, कंसिडरेशन होता है। कंसिडरेशन, कंसिडरेशन, कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। ठीक है, बिना कंसिडरेशन के आप उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते। कॉन्ट्रैक्ट में आपको प्रॉपर कंसिडरेशन होना बहुत जरूरी है। एक प्राइस होना चाहिए जिसके लिए वो उसको पे कर रहा है। अगर कार परचेज कर रहे हो, उसकी प्रॉपर जो अमाउंट पे होनी चाहिए, उसका वो प्राइस आपको पे करना चाहिए, तभी आपका बोलेंगे लॉफुल कंसिडरेशन। ठीक है, तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये सारी चीजें जरूरी होती हैं। उसके बाद आता है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। उनके बीच में लीगल रिलेशन भी होना चाहिए। लीगली वो क्या होने चाहिए, लीगली वो बाइंड होने चाहिए। लीगली बाइंड होने चाहिए, लीगली बाइंड इन द सेंस कि उन दोनों के बीच में क्रिएट क्या होना चाहिए, लीगली, लीगली वे एक दूसरे के लिए बाइंड होने चाहिए कि उनको ये कॉन्ट्रैक्ट, उनके बीच में अगर कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो उसको क्या करवा सकते हैं, एनफोर्स करवा सकते हैं। एनफोर्सेबल कैसे होगा, एनफोर्सेबल जब होगा जब ये दोनों एक दूसरे के लिए लीगली बाइंड होंगे। ओके, अब फॉर एग्जांपल आप देखिए, मिस्टर ए ने अपनी वाइफ से कहा, ठीक है, ये है मिस्टर ए की वाइफ, उसने कहा कि मैं तुम्हें ना हर महीने 5,000 रुपीज दूंगा। ठीक है, 5,000 रुपए मैं घर का खर्चा चलाने के लिए तुमको अलाउंस दिया करूंगा। ठीक है, वो बोली ठीक है। तो अब उसने अगर एक महीने 4,000 रुपए दे दिए, तो क्या उसकी वाइफ कोर्ट में केस कर सकती है। ठीक है, क्या उसकी वाइफ कोर्ट में ये केस कर सकती है कि मेरे को मेरे हस्बैंड ने 4,000 दिए, 5,000 नहीं दिए। ठीक है, वो नहीं कर सकती, क्योंकि वो उनके बीच में लीगल रिलेशनशिप नहीं है। ऑफर भी, एक्सेप्टेंस, सारी चीजें हो गई उनके बीच में, लेकिन उनके लिए वो लीगली बाउंड नहीं है। ठीक है, तो अगर अगर ए की वाइफ या मिस्टर ए के बीच में डाइवोर्स हो जाता है किसी कारण से, ठीक है, अगर ए और उसकी वाइफ के बीच में डाइवोर्स हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या हो गए, सेपरेट हो गए। कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि उसको हर महीने 5,000 तुमको पे करने हैं। ठीक है, 5,000 रुपए तुमको इसको पे करने हैं, उसको घर घर चलाने के लिए, अपना, अपनी लाइफ को आगे सरवाइव करने के लिए। ठीक है, अब उसके बाद अगर मिस्टर ए 4,000 रुपए पे कर देता है, फिर वो क्या हो जाएगा, लीगली बाइंड हो जाएगा। वो अब दोनों लीगली बाइंड हैं एक दूसरे के लिए, कि अगर उसने 4,000 दिए हैं तो वो कोर्ट में केस कर सकती है कि भाई मेरे को 5,000 रुपए नहीं दिए। ठीक है ना, तो उनके बीच में लीगल रिलेशन होना जरूरी होता है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। लॉफुल कंसिडरेशन हो गया हमारा। उसके बाद कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। पार्टीज की जो कैपेसिटी है वो क्या होनी चाहिए कि उनको कॉन्ट्रैक्ट को कर सके। कैपेसिटी कैसे होगी, वो मेजर होना चाहिए। ठीक है, कहीं पर भी डिस्क्वालीफाई ना हो, डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ, नॉट, नॉट डिस्क्वालीफाई, डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए। और एक क्या होना चाहिए, साउंड माइंड, साउंड माइंड का होना चाहिए। ठीक है, साउंड माइंड होना चाहिए, डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तभी हम कहेंगे कि उसकी कैपेसिटी है कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए। फ्री कंसेंट होनी चाहिए, कंसेंट उनकी फ्री होनी चाहिए, ताकि ना कि वो कॉर्शन से किसी प्रेशराइज में आके अपने फैसले को ना लिया हुआ हो। बिल्कुल फ्रीली कंसेंट अपने दी हुई चाहिए, वो सहमत होने चाहिए प्रॉपर उस चीज के लिए। ठीक है, तभी हम कहेंगे कि वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। फिर आता है हमारा लॉफुल ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट जिसके लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। अब पीछे हमने एग्जाम्पल किया था गन का, तो अब लाइसेंस तो उसके पास है नहीं, तो वो गन उसके लिए क्या वो सही चीज थी, नहीं थी, वो कॉन्ट्रैक्ट गन के लिए नहीं कर सकता, यानी कि जो उनका जो ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल नहीं है। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, सर्टेन होना चाहिए। जो टाइम पीरियड है, आप जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी आपकी डॉक्यूमेंट, सब कुछ आपका कंप्लीट होना चाहिए, लीगल फॉर्मेलिटीज आपकी सारी कंप्लीट होनी चाहिए।
उसके साथ साथ वो सारी चीजें सर्टेनिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी, अब मान लो दो बंदे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अब ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, वो कार से को सेल कर रहे हैं, ठीक है, कार को वो सेल कर रहे हैं, लेकिन उनकी डेट कोई फिक्स ही नहीं है। सर्टेनिटी होनी चाहिए हर चीज के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट तभी माना जाएगा जब वो एक सर्टेन होगा। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस ऐसी हो कि वो पॉसिबल हो करना। पीछे हमने किया था कि 100 बैग्स को मिस्टर ए मिस्टर ए सेल कर रहा था बी को, ठीक है, तो ए के वेयर हाउस में क्या लग गई थी, आग लग गई थी, सब कुछ खत्म हो गया, तो वो उसके लिए इम्पॉसिबल हो गया कि वो एक एक्ट कर ही नहीं सकता, तो क्या हो जाएगा, वो वॉइड हो जाएगा। तो एक वैलिड के लिए जरूरी है कि वो पॉसिबल भी हो परफॉर्म करना। नॉट डिक्लेयर टू बी वॉइड, वो वॉइड डिक्लेयर ना किया गया हो, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको हमने वॉइड डिक्लेयर ना किया हो, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, लीगल फॉर्मेलिटीज, वही लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपको रिटर्न का फॉर्म में होना चाहिए तो रिटर्न फॉर्म कंप्लीट, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ओरल है तो उससे रिलेटेड जो भी चीजें आपको रिक्वायरमेंट है, मतलब कि जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसके बीच में जैसे जैसे चीजों की रिक्वायरमेंट्स है, लीगल फॉर्मेलिटीज जो भी है वो सब आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आपका कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो ये जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो जरूरी है। अगर कोई एक एलिमेंट भी इसमें कम रह जाता है तो वो आपका लीगल नहीं माना जाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्स इसके लिए जरूरी होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी, अभी हमने इसके बारे में शॉर्ट में बात की थी कि कैपेसिटी किसकी होती है कॉन्ट्रैक्ट करने की, जिसकी एज मैच्योर हो बंदा, साउंड माइंड का होना चाहिए, और कभी भी कहीं भी डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया हो किसी लॉ के अंदर। ठीक है, ये तीन चीजें जरूरी हैं, मेजर हो, साउंड माइंड का हो, और डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया हो। ठीक है, तो देखिए मेजोरिटी, अगर वो मेजर होगा तभी वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अगर कोई माइनर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर जाए, ठीक है, अगर कोई माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर ले तो उसका क्या रहेगा इफेक्ट। फर्स्ट, सबसे पहले तो वो वॉइड हो जाएगा। ठीक है, वॉइड एट द बिगनिंग। ठीक है, वो बिगनिंग से ही, स्टार्टिंग से ही, जब वो उसने कर दिया, किसी भी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो वॉइड ही है शुरू से ही। तो उसका ये नहीं है कि हम बाद में वो वॉइड करा सकते हैं, वो स्टार्टिंग से ही वॉइड रहेगा। नेक्स्ट आता है नो रेटिफाई। उसको रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर वो आज 17 साल का, 17 ईयर्स 17 ईयर्स का लड़का अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है किसी के साथ, मिस्टर बी के साथ, ठीक है, मिस्टर बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया उसने कि मैं आपको अपनी साइकिल सेल कर रहा हूँ, ठीक है, साइकिल को सेल कर रहा हूँ 5000 रुपीज में। ठीक है, सेल कर दिया उसने उसको, 5000 रुपए ले लिए, तो क्या वो 18 साल का होने के बाद रेटिफिकेशन कर सकता है, मतलब उसे 5000 रुपए भी ले लिए, वो अपनी साइकिल भी ना दे, साइकिल अगर वो नहीं दे रहा तो मिस्टर बी उसके ऊपर कोई केस फाइल नहीं कर सकता, चाहे वो 18 साल का भी अभी हो जाएगा, थोड़े दिन में भी हो जाता हो। इवन मतलब अगर ये 17 ईयर प्लस 364 डेज का भी है तो उसके ऊपर कोई केस नहीं किया जा सकता जब तक वो कंप्लीट 18 गेन नहीं कर लेता। ठीक है, इसके लिए कोई रेटिफिकेशन नहीं होगा। ओके, अब जैसे मान लो अभी 5000 रुपए उसने बी से ले लिए, ठीक है, तो मिस्टर बी उसको ये भी नहीं कह सकता कि मुझे अमाउंट रिफंड करो, तो नो रिफंड, इसके अंदर कोई रिफंड नहीं होगा। अगर मिस्टर एक 17 ईयर के बच्चे को अगर कोई बेनिफिट हो जाता है, माइनर को कोई बेनिफिट होता है, तो उस बेनिफिट को वो रिफंड के लिए नहीं कह सकता, तो कोई रिफंड नहीं मिलेगा मिस्टर बी को। ठीक है, क्या एक माइनर पार्टनर बन सकता है, पार्टनर, क्या एक माइनर पार्टनर बन सकता है? यस, इसका आंसर है यस, ओनली फॉर बेनिफिट्स, बेनिफिट्स के लिए। अगर फर्म को कोई लॉस हो जाता है
तो उसको बियर नहीं करेगा। पार्टनरशिप में सबकी अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होती है, बट माइनर ओनली बेनिफिट्स के लिए एंटर कर सकता है। अगर कोई भी लॉस अगर होता है तो माइनर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा माइनर। अगर कोई भी देखो, जैसे उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया मिस्टर बी के साथ, ठीक है, तो क्या उसके लिए उसके पेरेंट्स लाइबल होंगे? पेरेंट्स माइनर के लाइबल होंगे? नो, पेरेंट्स आर नॉट लाइबल। पेरेंट्स की कोई लाइबिलिटी नहीं होगी, ये बात ध्यान रखना। पेरेंट्स की लाइबिलिटीज केस में कोई नहीं होगी, वो आपको कोई अमाउंट पे नहीं करेंगे। ठीक है, माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट किसी भी तरीके से वॉइड ही होता है। ठीक है, एक इसका लास्ट पॉइंट करेंगे नेसेसरी आइटम्स का। नेसेसरी सप्लाई, ठीक है, नेसेसरी सप्लाई। अगर देखिए नेसेसरी आइटम्स जो होती हैं किसी के लिए आज नेसेसिटी है, किसी के लिए वो लग्जरियस है। ओके, तो अगर आप माइनर को एट प्रेजेंटली उसको किसी चीज की रिक्वायरमेंट है, वो उसके लिए नेसेसिटी आइटम है, तो अगर आप उसको वो प्रोवाइड करवाते हैं तो माइनर उसके लिए कोई लाइबल नहीं होगा, बट उसके पास जो भी प्रॉपर्टी होगी वो उसके लिए लाइबल होगी। ठीक है ना, अगर कोई भी आप चीज उसे प्रोवाइड करवाते हैं, उसको नेसेसिटी आइटम प्रोवाइड करवाते हैं, तो उसके लिए उसकी प्रॉपर्टी क्या रहेगी? लाइबल रहेगी उसकी। अब फॉर एग्जाम्पल अगर कोई माइनर कोई बच्चा जा रहा है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, तो आपने उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया, उसकी सारी मेडिसिन लाके दी, उसके लिए सब कुछ किया, तो उसको सारा जो अमाउंट है, अगर माइनर के पास कोई प्रॉपर्टी है तो उसमें से आपको सारी पेमेंट कर दी जाएगी। अगर उसके पास नहीं है तो कुछ भी पेमेंट नहीं होगी। माइनर उसके लिए कोई लाइबल नहीं होगा। हाँ, उसकी अगर प्रॉपर्टी उसके पास है तो वो प्रॉपर्टी में से उसको हिस्सा दे दिया जाए। ठीक है, ये तो था हमारा सारा माइनर के केस में। और एक लास्ट की एजुकेशन से रिलेटेड, एजुकेशन ट्रेनिंग अप्रेंटिसशिप के लिए माइनर क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर सकता है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा साउंड माइंड। अब देखिए साउंड माइंड के केस में क्या होता है कि जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी के साथ भी, उसका दोनों पार्टीज का क्या होना चाहिए? साउंड माइंड होना चाहिए। ठीक है, अनसाउंड माइंड के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, कर नहीं सकते हो। ठीक है, साउंड माइंड किसको कहेंगे हम? साउंड माइंड जो कंडीशंस को समझे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट को अंडरस्टैंड करे, ठीक है। अच्छा जी, एक आता है हमारा इफेक्ट। अगर आप साउंड माइंड के हो, कॉन्ट्रैक्ट को आप समझ पा रहे हो कि आप क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, साथ साथ उसके इफेक्ट को भी समझिए। ठीक है, उसका इफेक्ट आपके ऊपर क्या पड़ेगा, यानी कि आपके अंदर इतनी कैपेसिटी हो कि आप उसको जज कर सको। ठीक है, जजमेंट ले सको कि क्या कॉन्ट्रैक्ट के इससे मेरे पास साइड इफेक्ट रहेंगे, क्या मेरे ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा, क्या वो कहना चाह रहा है सामने वाली पार्टी, क्या मुझे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। यानी कि साउंड माइंड का मतलब होता है कि दो पार्टी जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो उनको आपस में एक दूसरे की बात क्लियरली समझ आनी चाहिए कि वो आपस में क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कॉन्ट्रैक्ट की सारी बातें एक एक चीज को डिटेल में उसको समझ में आ जानी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वो एक साउंड माइंड का पर्सन है। ठीक है, अब इसके अलावा जो अनसाउंड माइंड के पर्सन होते हैं, वो हम किसको बोलेंगे कि अनसाउंड है? ठीक है, ऐसे तो कोई भी कह देगा मुझे तो समझ में ही नहीं आया था कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना, तो हम कोर्ट ने लीगली क्या माना गया है कि अनसाउंड माइंड किसको बोला गया है? अनसाउंड माइंड बोला गया लुनेटिक, लुनेटिक पर्सन। लुनेटिक कौन होते हैं? लुनेटिक जिसका मेंटली बैलेंस ठीक नहीं होता। ठीक है, जो मेंटली डिसऑर्डर जिनके माइंड में होता है, स्टेन्स होता है, जिसे कभी तो थोड़े टाइम के लिए ठीक भी कभी बात कर ले, क्या पता उसके माइंड में फिर डिसऑर्डर, यानी किसी टाइम तो वो ऑर्डर में चल रहा है, कभी डिसऑर्डर हो जाए तो पता ही नहीं चलता उस चीज का। उन्हें बोला जाता है लुनेटिक पर्सन। तो उन पर्सन के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट फुल्ली वॉइड होता है। ठीक है, उनके साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट किसी भी तरीके से वॉइड होगा।
एक होता है इडियट। इडियट, इडियट क्या होता है? जिसका वो फुल्ली मेंटल होता है, फुल्ली मेंटल। एक ऐसा पर्सन जिसे कुछ भी समझ में नहीं आता, फुल्ली उसका मेंटल ऐसी स्टेज पर है जिसे कोई भी बात समझ में नहीं आती, उसको बोला जाता है इडियट। तो उनके साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइड ही होता है। एक होते हैं सिचुएशन। देखिए सिचुएशन क्या हो सकती है? देखिए कोई पर्सन है, वो बिल्कुल सही माइंड है उसका, साउंड माइंड का पर्सन है, सारी टर्म्स कंडीशंस को समझता है, बट जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो, उसने क्या नहीं की होनी चाहिए? ड्रिंक, ड्रिंक नहीं की जानी चाहिए, ठीक है, ड्रंकर ना हो, ठीक है, ड्रंकर ना हो एट द सिचुएशन। उस टाइम पर, जिस टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, दोनों पर्सन पूरे अपने होशो-हवास में हो, ठीक है, ड्रिंक की हुई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि उस टाइम पर आपका जो माइंड की स्टेट होती है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करती है, ठीक है, हम सारी टर्म्स को प्रॉपरली समझ नहीं सकते, ठीक है। एक होता है इंटॉक्सिकेटेड फंग, इंटॉक्सिकेटेड पर्सन, ठीक है, जो ड्रग्स वगैरह ले लेते हैं, ठीक है ना, तो उस टाइम पे जो माइंड की जो स्टेट होती है वो प्रॉपर वर्क नहीं करती है, तो इस तरीके के जो पर्सन होते हैं वो अनसाउंड माइंड के माने जाते हैं एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कंप्लीटली अवेयर हो, सभी चीजों के बारे में अच्छे से समझ पाए, ठीक है, उनके अंडरस्टैंड करें कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, तभी उस कॉन्ट्रैक्ट को हम वैलिड मानते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। तो यानी कि पर्सन कंप्लीटली मेंटली प्रिपेयर हो, ठीक है ना, वो मेंटली प्रिपेयर हो, उसे समझ में आए सारी चीजों को, वो समझे बात को, वो कहना क्या चाह रहा है, एक पार्टी दूसरी पार्टी को किस चीज के बारे में बता रही है, उन दोनों को क्लियर होना चाहिए ईच एंड एवरी कंसेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट, फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट भी जरूरी होती है, लेकिन आप किसी दबाव में आके, प्रेशर में आके हाँ ना देते हैं तो वो क्या होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइड करवा सकते हैं, ठीक है। तो फ्री कंसेंट किसको कहेंगे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द डेफिनेशन ऑफ consent is given in section 13, which states that it is when two or more person agree upon the same thing and the same sense। ओके, तो यानी कि फ्री कंसेंट का मतलब क्या होता है? अपनी सहमति देना, फ्री होकर देना, ठीक है, सेम थिंग को समझना, सेम सेंस में समझना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए, ठीक है, मिस्टर ए, और ये है मिस्टर बी। मिस्टर ए क्या कर रहा है? कार सेल कर रहा है, ठीक है। मैं बार बार आपको कार का एग्जांपल इसी तरह दे रही हूँ ताकि आपको एक ही एग्जांपल से सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है ना, एक एग्जांपल से सारी चीजों को आपको समझ में आ जाएगी। कार सेल कर रहा है, मिस्टर ए के पास है 3 कार, ठीक है, और मिस्टर बी क्या कर रहा है? उसे कार को सेल, मतलब परचेज कर रहा है, ठीक है। मिस्टर ए तो कार सेल कर रहा है मारुति की, और मिस्टर बी क्या सोच रहा है? मुझे मिलेगी होंडा, ठीक है। यानी कि उनके बीच में क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सारी चीजें क्लियर भी हो रही हैं, दोनों का माइंड भी बिल्कुल साउंड माइंड के है, बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? फ्रीली जो चीज वो सेम सेंस में समझ नहीं पा रहे हैं, यानी मिस्टर ए बात कर रहा है मारुति की, वो कर रहा है होंडा की बात, क्या है उनके बीच में जो कन्वर्सेशन हो रही है, एक चीज को ना लेकर दोनों का कंसेप्ट माइंड में क्या चल रहा है? अलग, यानी कि मीटिंग ऑफ माइंड नहीं हो रहा, ठीक है ना। मीटिंग ऑफ माइंड का मतलब क्या होता है? कि दोनों बंदे एक चीज को एक ही सेंस में समझे। भाई अगर वो अलग चीज समझ रहा है, वो अलग चीज, उससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या जरूरी है? दोनों ही एक चीज को एक ही सेंस में, सेम सेंस में समझे, ठीक है, उसे बोलते हैं हम मीटिंग ऑफ माइंड। मीटिंग ऑफ माइंड जरूरी होता है, जब तक मीटिंग ऑफ माइंड नहीं होगा तब तक हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे उसको, ओके। तो दोनों ही पर्सन एग्री होने चाहिए सेम सेंस के अंदर, तभी हम मानेंगे कि ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, फ्रीली कंसेंट के साथ, ठीक है। अभी कंसेंट को हम फ्री कब नहीं माना जाता? ठीक है, कंसेंट इज कंसिडर्ड फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड, वो किसी चीज से अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, किस चीज से इफेक्ट नहीं होनी चाहिए? कॉर्सन से, कॉर्सन से, अनड्यू इन्फ्लुएंस से, फ्रॉड से, मिसरिप्रेजेंटेशन से एंड मिस्टेक से, ठीक है। फर्स्ट आता है कॉर्शन। कॉर्शन में क्या होता है? कॉर्शन में फोर्स किया जाता है, ठीक है,
थ्रेट के साथ धमकाना, ठीक है, दबाव डालकर अपनी बात को मनवाना, ठीक है। ए ने ए ने डरा के बी से कहा कि मैं तुम्हें मार दूंगा अगर तुमने मुझे अपना घर सेल नहीं किया 5 लाख रुपीज में। अब बी का घर तो है 10 लाख का, ठीक है, वो उसको क्यों सेल करेगा, ठीक है, लेकिन अब वो उसको प्रेशराइज करके उसको डरा धमका के उसे साइन करवा लिए गए, ठीक है। तो बी सेल द हाउस टू ए, इट विल नॉट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा क्योंकि जो बी ने कंसेंट दी है वो फ्री होकर नहीं दी है। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या जरूरी होता है कि फ्री कंसेंट होनी चाहिए। इसमें जो कंसेंट दी गई है वो फ्री नहीं दी गई, वो किसके दबाव में आके दी गई है, क्वेश्चन के दबाव में। क्वेश्चन का मतलब यही होता है कि दबाव में किसी भी बात को अपने ऊपर प्रेशर डाल के उस चीज को मेंटली प्रेशर डाल दिया उसके ऊपर कि तुमको ये काम ऐसे करना पड़े, ठीक है ना। तो हमें कंसेंट क्या होनी चाहिए, हमेशा फ्री कंसेंट होनी चाहिए, फ्री कंसेंट जरूरी होती है, ठीक है। और ये सेक्शन ना लर्न करना साथ के साथ, क्वेश्चन का होता है सेक्शन 15। नेक्स्ट आता है अनड्यू इन्फ्लुएंस, सेक्शन नंबर 16। अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, प्रभावित होकर, प्रभावित। इसके अंदर तो क्या था कि हम किसी के ऊपर दबाव डाल के अपनी बात को मनवा रहे हैं। और अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या होता है, इसमें जो दो पार्टी होती है, एक होती है डोमिनेंट पोजीशन पर, डोमिनेंट पोजीशन पर होती है, और एक जो नीचे पार्टी जो होती है वो वीक पोजीशन पर होती है, ठीक है। एक डोमिनेंट होती है और एक वीक होती है। डोमिनेंट जो पोजीशन पर होगी वो क्या करती है कि अपनी बातों से प्रभावित करके वीक सेक्शन से अपने काम को करवाती है, उसे बोला जाता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस में when the relation between two parties are such that one party is in a position to dominate the other party, वो इस पर dominate करेगी। कैसे करेगी, फॉर एग्जाम्पल ए एक स्टूडेंट है, ठीक है, एक स्टूडेंट है, उसका टीचर आया, उसने बोला कि तुम मुझे अपनी गोल्ड वॉच, ठीक है, गोल्ड वॉच 500 रुपीज में सेल कर दो। अब गोल्ड की वॉच है, वो 500 रुपए में सेल क्यों करेगा। टीचर ने कहा कि अगर तुम मुझे ये 500 रुपए में वॉच दे दोगे तो इसके बदले मैं तुम्हें ग्रेड अच्छे दूंगा, ठीक है, एग्जाम में तुम्हें ग्रेड बहुत अच्छे मिलेंगे, तो तुम मुझे ये दे दो। तो स्टूडेंट ने क्या सोचा कि मुझे ग्रेड्स अच्छे मिलेंगे, मेरे पेरेंट्स हैप्पी हो जाएंगे देखकर, तो वो क्या करता है, उसको वॉच दे देता है, ठीक है। वो यानी कि हमें प्रभावित हुआ, उसके ऊपर कोई प्रेशर और नहीं डाला गया, उसके ऊपर प्रेशर किस चीज का था, उसको उसके बदले में जो मिल रहा है वो उसे बेस्ट मिल रहा है, ठीक है। उसके लिए लग रहा था कि उसको मुझे बहुत कुछ मिल जाएगा, बट उसने जो कंसेंट दी अपनी फ्री होके नहीं दी, ठीक है ना, कंसेंट उसने फ्री होके नहीं दी ना, तो इसलिए उसको बोला जाएगा अनड्यू इन्फ्लुएंस से प्रभावित होकर उसने अगर कोई भी काम किया तो उसको क्या करेंगे हम, वॉइड करवा सकते हैं, वॉइडेबल होगा। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता, कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइडेबल अग्रीव्ड पार्टी के ऑप्शन पर उसे वॉइड करवाया जा सकता है। द बर्डन ऑफ द प्रूफ विल बी, अब बर्डन किस पर रहेगा, डोमिनेंट पार्टी टीचर के ऊपर रहेगा कि उसको प्रूव करना होगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस में आकर स्टूडेंट ने मुझे नहीं दी है, उसने मुझे एक्चुअल में सेल की है, ठीक है ना। तो सारा बर्डन किस पर रहेगा, टीचर के ऊपर रहता है इसमें। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17, फ्रॉड, फ्रॉड क्या होता है, फ्रॉड का मतलब होता है जब हम डिसीव, किसी को धोखा देने के चक्कर में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, ठीक है। When a party convinces other to enter into an agreement by making statements that are, एक ऐसी गलत स्टेटमेंट्स देना या कुछ कंसीलमेंट्स, कुछ चीजों को छुपाना, फैक्ट्स को छुपा लेना। द एक्टिव कंसीलमेंट्स ऑफ फैक्ट्स, कंसीलमेंट मीन्स छुपाना, फैक्ट्स को छुपा लेना। एक प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, एक ऐसा प्रॉमिस करना जो कि एक्चुअल में आप परफॉर्म नहीं करने वाले हो, ठीक है, उनको इस तरीके से इन्फ्लुएंस करना अपनी बातों के साथ, फ्रॉड करने के चक्कर में, ठीक है, फ्रॉड करने के चक्कर में अपनी कंसेप्ट को, कुछ फैक्ट्स को तो छुपा लेना, या फिर उनसे कुछ गलत प्रोमिस करना, उसे बोलते हैं हम फ्रॉड। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बोट ए हॉर्स फ्रॉम बी, ए ने बी से हॉर्स खरीदा, बी ने क्लेम किया
हॉर्स कैन बी यूज्ड ऑन द फार्म, फार्म में यूज हो सकता है, ठीक है, फार्म में यूज हो सकता है। इसकी बजाय उसने ये नहीं बताया कि हॉर्स इज लैम, हॉर्स तो लंगड़ा है। अगर हॉर्स चल भी नहीं पाता वो कैसे उसको यूज करेगा? तो ही कैन नो ए कैन नॉट यूज हिम, ए उसको यूज नहीं कर पाया क्योंकि बी ने उसको धोखा दिया, उसको इस नॉलेज के बारे में नहीं बताया। उसने क्या किया? एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स, उसने उन फैक्ट्स को छुपा लिया, वो एक्चुअल बात उसको नहीं बताई। इसका मतलब ये केस किसका है? फ्रॉड का केस है। चलिए नेक्स्ट करते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? मिस रिप्रेजेंटेशन यानी कि जो आपने रिप्रेजेंट किया है वही फॉल्स है, पार्टी के सामने जो रिप्रेजेंट किया है दैट इज फॉल्स, इनएक्यूरेट, इनकरेक्ट, वो बिल्कुल सही नहीं है। बट इसमें डिफरेंस क्या आता है? फ्रॉड के केस में हम सामने वाली पार्टी को डिसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। बट मिस रिप्रेजेंटेशन में अपोजिट होता है, इसमें जो किया जाता है अनइंटेंशनली किया जाता है, इसकी कोई इंटेंशन नहीं होती कि हम सामने वाली पार्टी को साथ धोखा करें, ठीक है, ये इनोसेंटली हो जाता है। मिस रिप्रेजेंटेशन, द पार्टी मेकिंग द स्टेटमेंट्स बिलीव इट टू बी ट्रू, पार्टी खुद ही क्या करती है? उस स्टेटमेंट पर बिलीव करती है और सामने वाली पार्टी को भी यही विश्वास दिलाती है कि वो सही बोल रही है। ओके, मिसरिप्रेजेंटेशन थ्री टाइप्स की होती है। द पर्सन मेक ए पॉजिटिव असर्शन बिलीविंग इट टू बी ट्रू, क्योंकि वो खुद मानता है कि जो उसने कहा है वो बिल्कुल सही है। एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी गिव द पर्सन कमिटिंग इट एन एडवांटेज बाय मिसलीडिंग अनदर, बट ब्रीच ऑफ ड्यूटी इज विदाउट एनी इंटेंट टू डिसीव, उसका सामने वाली पार्टी को डिसीव करने का कोई इंटेंशन नहीं होता है। वो गलती से ही उससे जो बात कही गई है, अगर उसमें कुछ भी, अगर वो मिसलीड कर रहा है, कुछ भी कंसीलमेंट, कुछ छुपा रहा है किसी भी चीज को लेके, मतलब उसे एक्चुअल में नहीं पता कि इसमें कोई डिफेक्ट है, तो ये नहीं है कि वो एक्चुअल में उसे छुपा रहा है खुद से। उसे जिस चीज के बारे में एक्चुअलिटी में जो बातें पता है वो उसने उसको सेकंड पार्टी को वो बता रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए दो पार्टी दी हुई है, ए है और बी है। ए ने बी से कहा कि मेरे पास एक क्या है? रेडियो है। क्या है? रेडियो। ए के पास एक रेडियो है जो कि वो बी को सेल करना चाह रहा है। उसने कहा कि मेरा रेडियो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी वर्किंग कंडीशन में है, बहुत अच्छे से वो वर्क होता है, ठीक है। तो उसने इसको इतनी सारी चीजें रेडियो के बारे में जो कन्वर्सेट किया, बी को बताया इसके बारे में, तो उसने जो बताया है उसको लगता है कि सब कुछ मैंने उसको सही बताया है। अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम है उसने जानबूझकर ऐसा कुछ उसके साथ नहीं छुपाया है, ठीक है। तो उसकी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है कि मेरे को उसको बी को क्या करना है? धोखा देना है, ठीक है, उसके साथ मुझे कोई फ्रॉड करना है। तो अब बी ने क्या किया? उसे परचेज कर लिया, रेडियो उसने ले लिया और उसके बदले में उसने कंसिडरेशन दे दिया उसको 500 रुपीज, ठीक है। बाद में जब बी ने रेडियो को चलाया, उसकी वर्किंग कंडीशन क्या थी? देखने में वो सही लग रहा था, बट एक्चुअल में क्या था कि वो वर्क सही नहीं कर रहा था, ठीक है। तो एक्चुअल में वो काम सही नहीं कर रहा था, लेकिन इस बारे में एक को भी कोई नॉलेज नहीं थी। तो बाय चांस गलती से मिस्टेक हुआ, इसे बोलते हैं हम मिस रिप्रेजेंटेशन। अगर इसे सारी बातें पता होती, रेडियो एक्चुअल में वर्क नहीं कर रहा, तो मिस्टेक होती एक ही और ये केस होता फ्रॉड का। अब उसे एक्चुअल में नहीं पता था, तो ये केस किसका हुआ? मिस रिप्रेजेंटेशन का। नेक्स्ट आता है मिस्टेक। मिस्टेक क्या होती है? मिस्टेक होती है टू फॉर्म्स में मिस्टेक्स करने वाले हैं। मिस्टेक होती है एक तो फैक्ट्स के बेस पर, एक होती है मिस्टेक्स ऑफ लॉ। फैक्ट्स के बेस पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट अराइज व्हेन वन और बोथ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज हैव मिसअंडरस्टूड ए टर्म दैट इज एसेंशियल टू द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या जरूरी होता है कि दोनों पार्टी को अंडरस्टूड हो कि एक्चुअल में वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, किस टॉपिक से रिलेटेड कर रहे हैं, उसके इफेक्ट्स क्या होंगे, उसके बारे में कंप्लीट हर चीज को सेम सेंस में एक दोनों एक बात को समझे, ठीक है ना। दोनों को एक बात अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अगर ए उसको सेल कर रहा है बाइक के बारे में, ठीक है, और ए कह रहा है मेरे पास तो दो बाइक्स हैं ऑलरेडी, वो तो सेल करना चाह रहा है स्प्लेंडर, लेकिन बी क्या समझ रहा है? वो समझ रहा है मुझे होंडा मिलेगी, ठीक है ना। तो एक चीज को वो सेम सेंस में समझे कि एक्चुअल में एक कौन सी वाली बाइक के बारे में बात कर रहा है, और बी को पता होना चाहिए कि ए ने मुझे किस बाइक के बारे में कही। वो अपनी मर्जी से अपनी थॉट्स ना बनाए कि मुझे कौन सी परचेज करनी है, तो एक्चुअल में ए वही बात कर रहा होगा, ठीक है। तो दोनों को बात सेम सेंस में समझनी चाहिए, जरूरी होती है। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स में क्या कहता है कि सच अ मिस्टेक में बी डन
ड्यू टू कंफ्यूजन उनके बीच में क्या हो सकती है, कंफ्यूजन हो सकती है। ठीक है, नेग्लायंस, ओमिशन, उसे बोलते हैं हम मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स। ये मिस्टेक इज नेवर इंटेंशनल, इंटेंशनली नहीं की जाती है, ये बाय चांस हो जाती है। इनोसेंट ओवरलुकिंग, सच मिस्टेक किस टाइप की हो सकती है, यूनिलेटरल भी हो सकती है और बायलेटरल भी हो सकती है। यानी कि मिस्टेक अगर मान लो ए सही समझ रहा है, ए तो सेल कर रहा है स्प्लेंडर और बी सोच रहा है होंडा लेने के लिए। ठीक है, तो यानी कि उन दोनों के माइंड में क्या है, दोनों के माइंड में अलग अलग चीज है। ठीक है, दोनों पार्टी अलग अलग चीज को सोच रही हैं। तो देखिए इसी तरह अभी देखेंगे हम बायलैटरल मिस्टेक और यूनिलैटरल मिस्टेक। बायलैटरल मिस्टेक्स में क्या होगा कि जब दोनों ही अलग अलग चीज को सोचते हैं, यानी कि मिस्टेक्स दोनों के साइड से है। when both the parties to the contract are under a mistake of facts essential to the agreement, such a mistake is known as bilateral mistake. For example, A agreed to buy a cow from B. B से काउ लेना चाह रहा है. It turned out that the cow was dead at the time of D. Although the fact was not known to any party. यानी कि जब दोनों ही पार्टी को उस बारे में नहीं पता होता. ठीक है, अब उन्होंने काउ, ए ने कहा बी को मैं तुमसे काउ परचेज कर लूंगा, ठीक है, उसके बदले में उसे कंसिडरेशन दे रहा है। बट उन दोनों को एक्चुअल में क्या है, उनको पता ही नहीं है एक्चुअल में काउ जो क्या है वो मर चुकी है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बायलेटरल मिस्टेक, जब दोनों की साइड से मिस्टेक अराइज हो जाती है। यूनिलैटरल मिस्टेक्स occur when only one party to the contract make a mistake. Contract will not be void in such a case. It is specified in section 22 of the act that the contract will not be void just because one party made the mistake. So if only one party has made a mistake, the contract remain a valid contract. ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने बाइक के बारे में बात की थी, अब ए तो सेल करना चाह रहा है स्प्लेंडर, ठीक है, और बी ने क्या सोचा, होंडा। तो क्या वो ए से क्लियर करना चाहिए था उसको, बाइक कौन सी, किस बारे में आप बात कर रहे हो। ठीक है, तो इसके बारे में उसको बात करनी चाहिए। जब तो उनके बारे में क्लियर कन्वर्सेशन नहीं होगी तब तक उसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। ठीक है, एक साइड से अब मान लो उसने बाइक अपनी ये सेल कर देता है, ठीक है, तो बी बाद में कहे कि मैंने तो होंडा नहीं ले, मेरे को तो होंडा लेनी है, अब वो कह रहे स्प्लेंडर के बारे में, तो ये तो दोनों साइड से मिस्टेक हो गई। ठीक है, और अगर मैं कहूं ए और बी, अगर एक हॉर्स है, ठीक है, हॉर्स ले रहे हैं, चलो हॉर्स नहीं वही कार का ही लेते हैं अब की बार भी हम, एक हम कार के बारे में बात करते हैं फिर से। कार, ए और बी के बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ कि ए बी को कार सेल करेगा। ठीक है, बी ने कहा हाँ मैं कार ले लूंगा, बात कार की हो रही है, दोनों ने कार को समझ लिया, बट बात किस चीज की हो रही है, अब बी सोच रहा है वो स्पोर्ट्स कार है। ठीक है, स्पोर्ट्स कार है, बट ए के पास दूसरी कार है। ठीक है ना, तो जब वो क्लियर खुद कंसेप्ट को नहीं करते हैं, वो वन साइड मिस्टेक हो रही है। इसमें भी क्या हो रही है, वन साइड है, क्योंकि बी को क्लियर करना चाहिए वो कौन सी बाइक के बारे में बात कर रहा है। इधर कार कौन सी ले रहा है उसको क्लियर करना चाहिए कि कार कौन सी कार है। ठीक है, तो वो उसको परचेज कर रहा है, तो ये वन साइड मिस्टेक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। हाँ देखो ये एग्जाम्पल में भी यही है, नॉट रेसिंग हॉर्स। अब उसने, अच्छा ये वाला अलग एग्जाम्पल, ये देखो, ए एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद बी, ए ने बी से एग्रीमेंट किया हाउस हॉर्स परचेज करने के लिए, बट उसने क्या मान लिया कि हॉर्स कैसा होगा, वो रेसिंग हॉर्स होगा, बट जबकि उसने ये बात कंफर्म नहीं की ए से, तो मिस्टेक किसकी हुई, बी की हुई, ए की कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है, तो इन एक्चुअल में हॉर्स इज नॉट अ रेसिंग हॉर्स, ए कैन नॉट रिसाइड द कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें ए क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट को नहीं तोड़ सकता। मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ लॉ में करेंगे हम दो, एक तो होगा इंडियन लॉ और एक होता है फॉरेन। ठीक है, इंडियन लॉ के बारे में आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि हमें इस बारे में नहीं पता था, ऐसा भी कानून है। ठीक है, तो इंडियन लॉ के बारे में कभी भी इस ग्राउंड पे, इग्नोरेंस के ग्राउंड पर आप छूट नहीं सकते। ठीक है, आप कभी भी क्लेम नहीं कर सकते रिलीफ के लिए, बट फॉरेन लॉ के अंदर आपको ये रिलीफ मिल जाती है। अगर आप कहते हो कि मुझे इस बारे में नहीं पता था, तो इसमें उनको रिलीफ मिल जाती है। ठीक है, इसको एक बार समराइज करेंगे हम। लॉ ऑफ लैंड पर, यानी कि इंडियन लॉ के अंदर जब कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट आपने किया हुआ है, तो आप कभी भी इस बात को नहीं कह सकते कि इंडियन लॉ के बारे में मुझे नॉलेज नहीं थी इसलिए मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कर लिया।
तो वो कॉन्ट्रैक्ट हमेशा क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हमेशा क्या रहेगा, इंडियन लॉ के केस में वैलिड रहता है। इफ द मिस्टेक अप्लाई टू इंडियन लॉ पर अगर मिस्टेक अप्लाई होती है, द प्रिंसिपल इज दैट द लॉ इग्नोरेंस इज नॉट अ सफिशिएंटली गुड एक्सक्यूज। आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते। दिस मीन दैट आइदर पार्टी कैन नॉट क्लेम, कोई भी पार्टी क्लेम नहीं कर सकती, इट इज नॉट अवेयर ऑफ द लॉ, वो लॉ के बारे में नहीं जानती। द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टेट दैट ऑन द ग्राउंड ऑफ इग्नोरेंस ऑफ इंडियन लॉ नो पार्टी कैन क्लेम एनी रिलीफ, एनी रिलीफ के लिए वो नहीं कह सकती इनकरेक्टली इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी लीगल प्रोविजंस। सिमिलर ट्रीटमेंट इज नॉट गिवन टू द इग्नोरेंस ऑफ फॉरेन लॉ। फॉरेन लॉ में इग्नोरेंस के लिए सेम ट्रीटमेंट नहीं किया जाता इंडियन के साथ, इसमें कुछ उनको रिलीफ मिल जाती है। तो इसको हम जल्दी से समराइज करेंगे। अब हमने क्या क्या किया इसमें। क्वेश्चन किया हमने, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, क्वेश्चन, अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, इसको आप कभी भी वॉइड करवा सकते हैं। ये कौन से होते हैं, वॉइडेबल होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये वॉइडेबल होते हैं, कभी भी हम इनको वॉइड करवा सकते हैं। ठीक है, अब मिस्टेक्स, मिस्टेक्स के केस में हमने दो किए, हमने मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स, हाँ जी, मिस्टेक्स ऑफ फैक्ट्स, मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स में हमने दो किए थे, यूनिलेटरल और एक हमने किया था बायलिटरल। ठीक है, यूनिलेटरल में क्या था, वन साइड मिस्टेक्स थी, तो ये हमेशा क्या होते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं, वैलिड होते हैं। बायलेटरल में जब दोनों साइड से मिस्टेक होगी तो क्या कहेंगे हम उसको, कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड होगा, कि जब दोनों को ही बात समझ में नहीं आई। ठीक है, मिस्टेक ऑफ लॉ के अंदर क्या आएगा, एक तो इंडियन लॉ का किया था हमने और एक किया था फॉरेन लॉ का। एक था इंडियन लॉ और एक था फॉरेन लॉ। ठीक है, इंडियन लॉ के केस में क्या रहेगा, वैलिड रहेगा, आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि हमें इस चीज के बारे में नॉलेज नहीं थी। लेकिन फॉरेन लॉ के केस में आप ये बात कह सकते हैं। और इसको कैसे ट्रीट किया जाएगा, जैसे हम मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स को ट्रीट करते हैं। फॉरेन लॉ के केस में हम ये देखेंगे कि मिस्टेक्स किस किस की तरफ से है, वन साइड है, टू साइड है, उसके बेसिस पर हम इसका डिसीजन लेंगे। तो इसका आएगा मिस्टेक्स ऑफ फैक्ट्स। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको ये कंसेप्ट। इसके बाद हम लास्ट टॉपिक करने वाले हैं डिस्चार्ज का। डिस्चार्ज, एक कॉन्ट्रैक्ट से हम कैसे फ्री हो सकते हैं। ठीक है, कैसे कैसे हम एक कॉन्ट्रैक्ट से फ्री होंगे, कब हमें होगा कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट से हम डिस्चार्ज हो चुके हैं, हमारा कंप्लीट हो चुका है।
या बीच में टूट गया है, तो मतलब कैसे हम उसे फ्री हो जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट से, ठीक है। या तो परफॉर्म करने के बाद, बाय परफॉर्मेंस ऑफ बोथ द पार्टीज, जब परफॉर्मेंस दोनों पार्टीज कर दे, या नॉन परफॉर्मेंस, जब पार्टी परफॉर्म नहीं करती तो उसके आगे का केस क्या रहता है। और एक बाय टेंडर टू परफॉर्म बाय एनी वन पार्टी, जब कोई एक पार्टी उसको परफॉर्म कर देती है तो दूसरी पार्टी नहीं करती है, तो कैसे वो डिस्चार्ज होगा, ठीक है। जब हम प्रोमिसर, ठीक है, प्रोमिसर एग्रीमेंट करता है प्रोमिसी से, ठीक है। अगर प्रोमिसर क्या कर दे, अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म कर दे, परफॉर्म कर दे, ठीक है, सारे ऑब्लिगेशंस को कंप्लीट कर दे, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अगर प्रोमिसर परफॉर्म नहीं करता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तभी वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाता है। इसी तरह प्रॉमिस ही है, अपने परफॉर्म करेगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, नहीं परफॉर्म करेगा तो उसे क्या बोलेंगे हम, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। फर्स्ट आता है हमारा बाय परफॉर्मेंस ऑफ बाय बोथ द पार्टीज, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, परफॉर्म करके डिस्चार्ज हो जाना। व्हेन द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल द ऑब्लिगेशन arising under the contract within the time and manner prescribed, then the contract is discharged by the performance. जब एक प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड में दोनों अपनी अपनी परफॉर्मेंस को कर देते हैं, उसे हम बोलते हैं डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। फॉर एग्जाम्पल, पीटर एग्री टू सेल हिज साइकिल टू जॉन फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹10,000 to be paid by John on the delivery of the cycle. As soon as it is delivered, John pay the promised amount. यानी कि पीटर और जॉन के बीच में एग्रीमेंट हुआ, ने क्या किया, उसको सेल कर दी साइकिल, और उसने उसको अमाउंट कंसिडरेशन की फॉर्म में पे कर दी ₹10,000। तो दोनों ने अपने अपने पार्ट का परफॉर्म कर दिया, तो उसे बोलेंगे हम डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, ठीक है। डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस एक होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक होता है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस जो एक्चुअल में वो परफॉर्म कर चुके हैं, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस जो उनकी परफॉर्मेंस कुछ पार्ट रहता है वो उसको आगे परफॉर्म कर देते हैं उसके बाद। एक्चुअल परफॉर्मेंस इज व्हेन ऑल द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट टू डू what they had agreed for under the contract. It is possible that when the promisor attempted to perform his promise, the promisor refused to accept it. जब promisor attempt to perform his promise, promisor ने अपना promise कर दिया fulfill, promisor refused to accept it, तो उसे बोलेंगे हम attempted performance, या बोलते हैं हम उसे tender performance। यानी कि एक पार्टी ने अपना परफॉर्म कर दिया, दूसरी पार्टी जब नहीं करती उसको बोलते हैं हम टेंडर परफॉर्मेंस या अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। तो हम नेक्स्ट डिटेल में करेंगे जब एक पार्टी परफॉर्म करती है। एक्चुअल में जो डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस में होगा, जब दोनों पार्टी अपना अपना हिस्से का जो परफॉर्म करना है, अपनी एक्टिविटी को करना है, उसको कंप्लीट कर देती है, तो हम मानेंगे कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अपने कॉन्ट्रैक्ट से वो फ्री हो चुकी है, डिस्चार्ज हो चुकी है। नेक्स्ट आता है डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट बाय लैप्स ऑफ टाइम। अगर टाइम पीरियड ही खत्म हो जाए तब हम कहेंगे कि वो डिस्चार्ज कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए हैं। देखिए, लिमिटेशन एक्ट 1963 के अंदर क्या कहा गया है कि स्पेसिफाइड टाइम पीरियड है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए। इफ द प्रोमिसर फेल टू परफॉर्म, अगर उस दौरान अगर प्रोमिसर फुलफिल नहीं करता या प्रोमिस ही फुलफिल नहीं करता, तो उनको स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में ही एक्शन लेने होंगे। अगर वो उस एक्शन को नहीं लेते हैं, तो टाइम अगर खत्म होने के बाद अगर वो केस करना चाहें तो वो भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, पीटर टेक ए लोन फ्रॉम जॉन, पी ने क्या किया, लोन लिया जॉन से, और एग्री टू पे इंस्टॉलमेंट्स, उसको क्या करेगा, इंस्टॉलमेंट्स देगा एवरी मंथ फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, 5 सालों तक उसको इंस्टॉलमेंट्स देगा, ठीक है। बट उसने एक सिंगल इंस्टॉलमेंट भी पे नहीं की, ठीक है। तो जॉन कॉल हिम ए फ्यू टाइम्स, जॉन ने उसको कॉल किया, बट पीटर ने क्या कहा, वो थोड़ा बिजी चल रहा है इसलिए कोई एक्शन नहीं लिया उसने, ठीक है।
दोनों का ही शेड्यूल क्या था, वो अपने अपने काम में बिजी हो गए, उन्होंने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया। जॉन ने उसको कॉल कर दिया, उसने कहा कि ठीक है मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में कॉल करके मैं तुम्हारा पेमेंट भी कर दूंगा जल्दी। ठीक है, तो उसने भी बाद में कोई एक्शन नहीं लिया, मैंने कहा चलो कर देगा। ठीक है, तो 3 साल ऐसे करते करते बीत गए। तो ही अप्रोचेस द कोर्ट, अब वो कोर्ट में गया, उसने कहा कि मेरी हेल्प करो, मेरे को अपना अमाउंट रिकवर करके दो। तो कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने उसका रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया, जबकि वो सही था, उसका कॉन्ट्रैक्ट भी था, बट उसका जो टाइम पीरियड था वो 3 ईयर से अबव हो गया, क्योंकि कभी भी डेट को रिकवर करने का टाइम पीरियड होता है वो 3 ईयर्स का होता है। ठीक है, अगर वो 3 ईयर्स के बाद अगर आप रिकवर करने के लिए कोर्ट में केस फाइल करते हो, तो क्या होगा कि कोर्ट में वो केस फाइल नहीं, क्योंकि उसका टाइम पीरियड खत्म हो रहा है। ठीक है, तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखिए कि कभी भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर ही आप केस कर सकते हो, अदरवाइज आप केस फाइल नहीं। फिर आता है डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। डिस्चार्ज, एक डिस्चार्ज कब हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट का, उन दोनों के म्यूचुअल, दोनों ही पार्टीज म्यूचुअली एग्रीमेंट कर ले कि और उसको खत्म कर सकती हैं। कैसे कैसे कर सकती हैं, बाय एग्रीमेंट ऑफ ऑल द पार्टीज ए कॉन्ट्रैक्ट में बी कैंसल्ड और इट्स टर्म अल्टर्ड। या तो वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकती है, खत्म कर सकती हैं, और या फिर उसमें चेंजेस कर सकते हैं, अल्टरेशन कर सकती हैं, और ए न्यू एग्रीमेंट सब्स्टिट्यूटेड फॉर इट, एक नए कॉन्ट्रैक्ट को बना सकती हैं। Whenever any of these things happen, the old contract is terminated. तो आप क्या कहेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्ट आपका था पुराना, वो खत्म हो चुका है, उसकी जगह पे क्या आ गया, एक तो नया कॉन्ट्रैक्ट आ गया है। If the parties to a contract agree to substitute a new contract for it or to reside or alter it, या तो उसको रिसाइड कर दिया, साइड में कर दिया, ठीक है, और या उसमें अल्टरेशन कर दी, तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट नीड टू बी परफॉर्म। टर्मिनेशन बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट में अकर इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। कैसे कैसे कर सकते हो आप म्यूचुअल एग्रीमेंट को, नोवेशन से। नोवेशन इन द सेंस, नोवेशन अकर व्हेन ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज सब्स्टिट्यूटेड, एक जब नया कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है फॉर एन एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट के बदले, आइदर बिटवीन द सेम पार्टीज या फिर डिफरेंट पार्टीज। इसमें दो बातें कही गई है, या तो होगा सेम पार्टीज के बीच में, नोवेशन क्या होता है, नया कॉन्ट्रैक्ट आना, या तो सेम पार्टीज के बीच में आ जाएगा, और या फिर डिफरेंट पार्टीज के बीच में अराइज होता है। द कंसिडरेशन फॉर द न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज द डिस्चार्ज ऑफ द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो इफेक्ट इनोवेशन, देयर मस्ट बी अ वैलिड एनफोर्सेबल न्यू सब्स्टिट्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टीज इज नेसेसरी। इनोवेशन के लिए पार्टीज की कंसेंट जरूरी है, उनकी सहमति जरूरी है, उनकी असेंट लेनी जरूरी होती है। नोवेशन शुड टेक प्लेस बिफोर द ब्रीच और एक्सपायरी ऑफ द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट। नोवेशन का मतलब ये नहीं कि आप कभी भी कर सकते हैं, नोवेशन का मतलब ये होता है कि जब तक आपका जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर ना हो जाए या टूट ना जाए, उससे पहले पहले ही आप चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, अभी देखिए फॉर एग्जाम्पल, ए इज इंडेप्टेड टू बी एंड बी टू सी, यानी कि देखो ए था बी का डेटर, ए बी का डेटर था, ठीक है, और बी किसका डेटर था, सी का। ठीक है, यानी कि बी को ए से 50,000 रुपए लेने थे और सी को देने थे। ठीक है, ए को तो देने थे बी को, और बी को देने थे सी को। तो इन्होंने क्या किया, नोवेशन कर लिया, एग्रीमेंट क्या कर लिया अब उन्होंने, कि बी को तो बीच में से हटा दिया, बी तो बीच में से हट गया। ठीक है, उसने क्या कह दिया, उसकी बजाय कि तुम ए मुझे दोगे फिर मैं सी को दूंगा, तुम डायरेक्ट ही क्या करो, सी को दे दो। ठीक है, तुम मुझे मत दो, तुम डायरेक्ट सी को दे दो। तो इससे क्या होगा कि जो सी ने है वो एक्सेप्ट कर लिया और ए ने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया। अगर बी की बात से दोनों सहमत हो जाते हैं तो क्या हो गया, नोवेशन हो गया इनके बीच में, म्यूचुअली एग्रीमेंट हुआ, इसमें 3 पार्टीज के बीच में हुआ। देखिए मैंने कहा था ना डिफरेंट पार्टीज के बीच में होगा कॉन्ट्रैक्ट, तो पहले तो था ए और बी के बीच में, तो अब हो गया ए और सी के बीच में, तो डिफरेंट पार्टीज के बीच में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसे बोलते हैं हम नोवेशन। एक होता है कि सेम पार्टीज के बीच में, सेम पार्टीज इन द सेंस ए और बी दो पार्टी हैं, ए ने बी से 50,000 रुपए लिए, ठीक है, 50,000 लिए हुए हैं, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, बी उसको दे देगा। उस टाइम के बाद क्या हुआ, उन्होंने एक नया बनाया, उसमें बी ने ए को मॉर्टगेज लोन के रूप में, कितने का मॉर्टगेज लोन क्या रखा उसने, 40,000 की अपनी प्रॉपर्टी
रख दी। ठीक है, नोवेशन कर लिया उन्होंने, एक नया एग्रीमेंट बना लिया। पहले उनका पुराना ये था 50,000, ए ने बी से, सॉरी, ए ने बी को लोन दिया था 50,000 रुपए का, और अब क्या कर दिया बी ने, उसके बदले में क्या किया, मॉर्टगेज लोन दे दिया उसको 40,000 की अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख। ठीक है, इसे बोलते हैं हम नोवेशन। नेक्स्ट आता है अल्ट्रेशन का। अल्ट्रेशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट मीन्स चेंज इन वन और मोर ऑफ द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, किसी भी टर्म को, कॉन्ट्रैक्ट की टर्म को अगर आप चेंज करना चाहते हो, अल्ट्रेशन वैलिड होगी। कब वैलिड होगी? अगर सभी की कंसेंट होगी तब। जितनी भी पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इन्वॉल्व है, उन सभी पार्टीज की क्या होनी चाहिए? कंसेंट होनी चाहिए, उनकी असेंट लेनी जरूरी है, उनकी सहमति होनी चाहिए। ठीक है, जब उनके सारे कंप्लीटली सभी सहमत होंगे तभी वो अल्ट्रेशन आप कर सकते हो, अदरवाइज वो अल्ट्रेशन वैलिड नहीं होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को कार सेल कर दी। ठीक है, कार सेल की, तो ए ने कहा बी को कि मैं तुम्हें कार ना 15 को तुम्हें डिलीवर कर दूंगा। ठीक है, बट ए ने क्या कहा, 14 को कॉल किया बी के पास, उसको बोला कि क्या मैं तुम्हें कार 20 को डिलीवर कर दूं? ठीक है, क्या मैं तुम्हें 20 को डिलीवर कर सकता हूं? तो अगर बी एग्री हो जाता है तो उसको क्या माना जाएगा? वैलिड अल्ट्रेशन माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद होता है रिसेशन। रिसेशन क्या होता है? रिसेशन occur when the parties to the contract agree to dissolve the contract. In case of recession, only the old contract is cancelled, no new one contract come into exist in its place. The parties come out of the contract by mutual agreement. इसका मतलब क्या होता है कि ओनली ओल्ड जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, उसकी जगह कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, रिसेशन का मतलब क्या होता है? टर्मिनेट करना। ठीक है, टर्मिनेट करना कॉन्ट्रैक्ट को, जो कि उनके बीच में ऑलरेडी हुआ है। ठीक है, कैसे कैसे हो सकता है? इसमें दो वे होते हैं, एक तो फुली, ठीक है, ऑल ओवर कंप्लीटली, और एक होगा पार्शियल। ठीक है, पार्शियल बेस पर भी हो सकता है और फुली बेस पर भी हो सकता है। वो कैसे? देखो, फॉर एग्जाम्पल ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ठीक है, अब इनके बीच में सेल परचेज का, इनके बीच में ट्रेड का बिजनेस चलता है। ठीक है, अब उसने बोला ए ने कि मैं तुम्हें 10 सेट ऑफ मैन मैन पार्टी वियर ड्रेस, ठीक है, मैं तुमको डिलीवर कर दूंगा 15 को। ठीक है, मार्च को कर दूंगा। और एट प्रेजेंट जब उनके बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तब चल रहा था दिसंबर, 30 दिसंबर। ठीक है, ओके, तो बी ने 29 जनवरी कॉल किया ए को कि मुझे अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, मुझे अब ये अपना ऑर्डर जो है कैंसिल करना है। तो अगर ए एग्री हो जाता है, ठीक है, अगर ए भी एग्री हो जाता है, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि बी कह रहा है कि मुझे अभी नहीं लेना, अगर ए भी एग्री हो जाता है तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब उसकी जगह कोई नया नहीं आया, जो ऑलरेडी उनका कॉन्ट्रैक्ट था उसी को उन्होंने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। एक होता है पार्शियल। पार्शियल में क्या होता कि अगर मान लो यही सामान था, अगर वो उसको 5 सेट दे चुका होता, ठीक है, 5 सेट अगर वो उसको दे देता, और फिर उसके बाद कहता ए कि मैं अब कैपेबल नहीं हूं कि मैं तुम्हें और प्रोवाइड करवा सकूं। ठीक है, अब मेरे पास सिचुएशन नहीं है कि मैं तुम्हें और भी दे सकूं, तो वहीं पर वो क्या हो जाएगा? वहीं पे रिसाइड हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। उसकी जगह अब नया कोई नहीं आएगा, यानी कि फुली में कंप्लीटली जितना भी सामान था उस दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि अब उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि वो गुड्स को परचेज या सेल नहीं करेंगे। एक में क्या हुआ कि मैंने आधा सामान दे दिया और आधे सामान के लिए बोल दिया कि अब आगे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, इसे बोलते हैं हम रिसेशन। उसके बाद आता है हमारा रिमिशन। रिमिशन, रिमिशन रेमिट द होल और पार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रॉमिस। रेमिट, रेमिट करके रख लेना। ठीक है, कैसे रखना? फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी दो पार्टीज हैं,
ए ने 50,000 रुपए बी को पे करने हैं, ठीक है, 25 जून को, ठीक है, 25 जून को ए को बी को क्या करने हैं, 50,000 रुपए देने हैं, ठीक है। तो ए ने क्या किया, बी को 40,000 रुपीज 25 जून को पे कर दिए। बी भी फुल्ली सेटिस्फाइड हो गया, हाँ भी ठीक है, ठीक है। अगर वो सेटिस्फाइड हो जाता है तो यानी कि क्या कर दिया इसमें, उनका कॉन्ट्रैक्ट यहीं पर खत्म हो गया, ठीक है। एक केस इसमें रिमिशन में क्या हो सकता है, ये जो था फर्स्ट केस, 25 जून को उसने पैसे दे दिए और ये कंप्लीट उनका ब्रीच हो गया, मतलब उनका कॉन्ट्रैक्ट जो था टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। एक इसमें क्या हो सकता है केस, कि उसको 50,000 रुपए देने थे, वो टाइम को भी बढ़ा सकता है, ठीक है। बी को कह सकता है कि मैं तुम्हें 25 जून को पैसे देने थे तो मैं तुमको दे दूंगा अगस्त में, ठीक है, यानी 25 अगस्त में मैं तुमको सारी पेमेंट कर दूंगा, मतलब मुझे 2 मंथ्स का टाइम और पीरियड चाहिए। तो रिमिशन में इसको भी इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। और एक केस क्या हो सकता है कि ए को देने थे 50,000 रुपए, बी ने उसके बदले क्या एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, ए ने उसको क्या दे दिया, प्लॉट दे दिया अपना एक, ठीक है, प्लॉट उसको 50,000 की जगह दे दिया, जो कि वो प्लॉट कितने का था, 45,000, ठीक है, उस प्लॉट को दे दिया, उसके फुल सेटिस्फेक्शन के साथ उसको दे दिया और बी ने एक्सेप्ट कर लिया, तो उसको हम बोलेंगे कि उनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट, ठीक है। रिमिशन में 3 केसेस आते हैं, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों केस कर लेना, ठीक है। यानी कि इसमें मैंने क्या किया, कोई कंसिडरेशन नहीं दिया, मतलब अमाउंट में नहीं दिया, ठीक है ना, कंसिडरेशन दे दिया मीन्स उसको उसके बदले में कोई चीज दे दी, ठीक है, कोई प्राइस अलग से पे नहीं किया, ओके। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा वेवर। वेवर, वेवर का मतलब क्या होता है, अपने अधिकार को छोड़ देना, ठीक है, अपने अधिकार को छोड़ देना मीन्स रिलिक्विशमेंट, रिलिक्विशमेंट ऑफ राइट, ठीक है, अपने अधिकार को छोड़ देना। फॉर एग्जाम्पल एक पेंटर है, राम क्या है, एक पेंटर है, ठीक है, उसने कहा श्याम से कि मैं तुम्हारी पेंटिंग बना के तुमको दूंगा, ठीक है। उनके बीच में ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ कि उसको क्या पेमेंट करनी है क्या नहीं करनी है, ठीक है, उसने कहा सिर्फ मैं तुम्हें एक पेंटिंग बना के दूंगा। और श्याम ने उसके बाद क्या किया, उसने उसको पेंटिंग बना के दे दी, ठीक है। तो श्याम ने उसके बाद उस पेंटिंग को आगे क्या कर दिया, सेल कर दिया, ठीक है, उसकी ऑक्शन लगा दी, ऑक्शन लगा के क्या किया उसने, उसको सेल कर दिया, और जो उससे पैसा आया, कंसिडरेशन उसको जो मिला, वो किसको मिलेगा, वो मिलेगा शाम को, ठीक है। शाम से राम ये नहीं कह सकता कि ये अमाउंट मुझे तुम पे करो, क्योंकि उसने अपना अधिकार छोड़ दिया, उसने तो सिर्फ ये कहा था कि मैं तुम्हें पेंटिंग करके दूंगा। ए प्रोमिसी में डिस्पेंस विद द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोमिसी फुल्ली और इन ए पार्ट, जब वो अपने कंसिडरेशन के पार्ट को छोड़ देता है, ठीक है। वेवर का मतलब होता है उसको अपने अधिकार को छोड़ना, उसने उसको पेंटिंग बना के दे दी, अगर उसके बाद उस पेंटिंग का वो कुछ भी करे, उससे किसी तरह कलेक्शन करे, वो सारा किसका होगा, शाम का होगा, ठीक है। कि नेक्स्ट आता है बाय राइटफुल रिसेशन बाय वन पार्टी, जब एक पार्टी के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ए और बी दो पार्टीज हैं, ठीक है, ए ने माल को डिलीवर किया, ठीक है, डिलीवर कर दिया अपने गुड्स को बी के पास, ठीक है, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था गुड्स को लेकर 50,000 के। जैसे ही ए अपना माल देने के लिए बी के पास गया, तो बी ने क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, ठीक है, लेने से उसने मना कर दिया, तो वहीं पर उनका कॉन्ट्रैक्ट क्या जाएगा, टूट जाएगा, रिसाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर उनका म्यूचुअल एग्रीमेंट हो जाता है तो बेस्ट है ही, अदरवाइज वो फिर केस भी कर सकते हैं। बाय सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी और इलीगलिटी, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबल यानी कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो पहले क्या था, पॉसिबल था, बट एट प्रेजेंटली वो पॉसिबल नहीं रहा। ए और बी, ए एक सिंगर है, ठीक है, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ, उसके वो ऑडिटोरियम में गाना गाएगा 1 जनवरी को, ठीक है।
लेकिन 31 दिसंबर को क्या हो गया, उसका गला खराब हो गया, ठीक है। अब वो गाना नहीं गा पा रहा, तो यानी कि वो इम्पॉसिबल हो गया करना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वहीं पर खत्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। लास्ट आता है हमारा ऑपरेशन ऑफ लॉ के ऑपरेशन से कौन कौन से हैं जो कि डिस्चार्ज हो जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट से। डेथ, अगर आपका प्रपोजर है, जो प्रपोजल आपके सामने रख रहा है, अगर वही नहीं रहा, अगर वही मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो वो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वहीं पर क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। इंसॉल्वेंसी, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए ने कहा मैं तुमको 100 बैग्स ऑफ शुगर दूंगा, ठीक है। बी ने कहा ठीक है ओके, आप मुझे इस दिन 10 जनवरी को डिलीवरी दे देना। उससे पहले क्या हुआ, उसके माल में सब में आग लग गई, ठीक है, उसका वेयर हाउस में आग लग गई, सारा माल खत्म हो गया। अब उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो और दोबारा परचेज कर सके या बी को दे सके, उसने कोर्ट में जाके अपने आप को इंसॉल्वेंट करार करवा दिया, तो उसके बाद क्या होगा कि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट से फ्री हो गया, वहीं पे टर्मिनेट कर दिया जाएगा। मर्जर, मर्जर के केस में क्या होता है कि अगर आपके पास एक लैंड है, ए के पास एक लैंड है जिसे उसने बी को दिया हुआ था लीज पर, ठीक है, बी उसको लैंड को यूज कर रहा था काफी सालों से, जो उसने लीज पर ली हुई थी, ठीक है। और अब उसने क्या किया, अब उसके पास इतना पैसा था कि उसने उसके साथ उसे परचेज कर लिया लैंड को, ठीक है, परचेज कर लिया अब उस लैंड को, यानी कि अब उसके पास हक ज्यादा हो गया उस लैंड के ऊपर, यानी कि पहले उसके पास कम राइट्स थे, अब उसके पास राइट्स बढ़ गए हैं, इंफीरियर से सुपीरियर राइट्स हो गए हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो उनका कॉन्ट्रैक्ट इंफीरियर था वो खत्म हो जाएगा, अब वो लैंड का क्या है, ओनर बन चुका, ठीक है। मेटीरियल अल्ट्रेशन, मेटीरियल अल्ट्रेशन, अगर अल्ट्रेशन कोई भी की जाती है, दोनों पार्टीज की सहमति से कोई अल्ट्रेशन की जाती है तो वो पॉसिबल है, वो हम कर सकते हैं। अगर अल्ट्रेशन एक पार्टी अपनी मर्जी से कर दे तो दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, ठीक है, तो उसको राइट नहीं है कि उसको चेंजेस करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए और बी दो पार्टीज हैं, ए ने पे किया अमाउंट देना है 5,000 रुपए, ठीक है, और बी अगर उसमें बिल में क्या कर दे, चेंजेस करके उसको 50,000 बना दे, एक जीरो और लगा दे, ठीक है, वो सोच रहा है क्या फर्क पड़ेगा, ये दे देगा, ठीक है, बट ऐसे थोड़ी ना होगा, ठीक है। वो ए ने क्या कहा कि मैं इतने तुम्हें क्यों दूंगा, मैं तुम्हें दूंगा 5,000 रुपए, तो ए कितने के लिए लाइबल होगा, 5,000 के लिए लाइबल होगा, 50,000 के लिए लाइबल नहीं होगा, तो वो चेंजेस नहीं कर सकता। लैप्स ऑफ टाइम, लैप्स ऑफ टाइम मैंने आपको बता ही दिया था कि टाइम के खत्म होने से पहले पहले आपको केस फाइल करना तो करना होगा, उसके बाद आप फाइल नहीं कर सकते, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट टर्मिनेशन डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कैसे कैसे वो खत्म होगा उसके बारे में मैंने आपको कंप्लीट डिटेल में अच्छे से आपको करवा दिया। आई होप आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। बहुत बेस्ट से मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, जितने ज्यादा बेस्ट तरीके से मैं आपको करवा सकूं मैंने पूरी कोशिश से आपको करवाया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए ताकि आपको न्यू अपडेट्स भी मिलते रहे, तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ठीक है। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट टू ऑल दी स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्स। आपके एग्जाम्स आ चुके हैं, डेट भी आ चुकी है, तो अपने एग्जाम्स की तैयारी करिए, बहुत अच्छे से कीजिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी, ठीक है। तो अपना एग्जाम्स बहुत अच्छे से करिए, जेआरएफ लेकर आजिए। ओके, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट टू ऑल दी स्टूडेंट्स।